हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। एक बार फिर आप सभी का विजय एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत, मोस्ट वेलकम है प्यारे बच्चों। तो अपन लोगों ने राजस्थान लैब असिस्टेंट वैकेंसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों का केमिस्ट्री का डिटेल में सॉल्यूशन अपन लोग कर रहे थे। आप लोगों को मैंने 2022 में जो अपना पहला पेपर हुआ था फर्स्ट शिफ्ट के दौरान 28 जून को, उसका केमिस्ट्री का जो पोर्शन था लगभग 30 से 35 क्वेश्चनों का डिटेल में एनालिसिस अपन लोगों ने प्रीवियस 2 वीडियो में आराम से डिस्कशन किया था और उनको इस तरह से समझा था कि उसका एक्चुअल में पैटर्न अपने केमिस्ट्री के क्वेश्चन का पूछने का क्या है और कितना डिटेल में वो पूछ रहा है। उनको अच्छे से समझा, प्रत्येक ऑप्शनों को ध्यान में रखते हुए तीनों पोर्शन अच्छे से किए और अपन लोगों ने उसको यूनिट वाइज जो है डिटेल में एनालिसिस किया। तो मैं आज इसी कड़ी में एक नया पेपर आपके सामने लेके आया हूं। वो है अपना केमिस्ट्री का जो सेकेंड शिफ्ट में हुआ था 2022 का 29 जून को। उसमें भी प्यारे बच्चों अपने पास 33 क्वेश्चन है। इस पेपर सॉल्यूशन को भी अपन लोग दो पार्टों में डिस्कशन करेंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में कुछ क्वेश्चन लेंगे और सेकंड पार्ट को भी उसी तरह से अच्छे से समझेंगे। और आप लोगों को प्यारे बच्चों इस प्रत्येक सॉल्यूशन को ध्यान से देखना है। वीडियो लंबा इसलिए है प्यारे बच्चों क्योंकि मैं आप लोगों को डिटेल में प्रत्येक कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझाते हुए हर एक ऑप्शन को इस तरह से चेक कर रहे हैं कि मोस्ट प्रोबेबल जो अपना एग्जाम होने वाला है उसमें किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हर एक क्वेश्चन को डिटेल में समझते हैं। तो आज मैं प्यारे बच्चों ये अपना जो पार्ट 1 है उसको स्टार्ट करता हूं और शुरू करता हूं आज की इस क्लास को, जो है अपने लैब असिस्टेंट पीवाईक्यू सॉल्यूशन। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज की ये क्लास और पहला क्वेश्चन ये रहा। पहला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, अपन लोगों को पता है कि अपनी जो फर्स्ट यूनिट है एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टी, तो पीरियोडिक प्रॉपर्टी के कोरेस्पॉन्डिंग ये क्वेश्चन अपन से पूछा गया है। क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक रेडियस ऑफ द एलिमेंट्स ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नाइट्रोजन के निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्सीजन, फ्लोरीन तथा नाइट्रोजन तत्वों की परमाणु त्रिज्याओं का सही क्रम है। अब मुझे कॉन्सेप्ट क्या पता है सर? कॉन्सेप्ट ये पता है प्यारे बच्चों कि जो एटॉमिक रेडियस होती है, परमाणु त्रिज्या जो होती है प्यारे बच्चों, वो लेफ्ट टू राइट जाने पर, या फिर मैं यूं कहूं कि सर पीरियड में जो है इस त्रिज्या का मेरा जो है वो मान कम होता जाता है। लेफ्ट टू राइट जा रहा हूं मैं एटॉमिक पीरियोडिक टेबल में पीरियड्स के दौरान, तो बच्चों परमाणु त्रिज्या की वैल्यू कम होती जाती है। लेकिन जैसे ही मैंने वर्ग में या ग्रुप में अप टू डाउन गया तो प्यारे बच्चों इस त्रिज्या का मान मेरा बढ़ता है। तो इसका बढ़ना और कम होने के पीछे मेरे रेस्पॉन्सिबल फैक्टर कौन से हैं? तो स्टूडेंट्स अपने वर्ग में त्रिज्या का मान या परमाणु रेडियस का मान इसलिए बढ़ता है क्योंकि सर अप टू डाउन जाने पर शेल की संख्या बढ़ती जाती है। अब जब जैसे जैसे नंबर ऑफ शेल बढ़ रहे हैं तो बाह्यतम कोश में उपस्थित मेरा इलेक्ट्रॉन नाभिक से उतना ही दूर चला जाता है, जिससे प्यारे बच्चों मेरी जो है एटॉमिक रेडियस की जो वैल्यू है वो बढ़ जाती है। ठीक यही कॉन्सेप्ट यदि मैं पीरियड्स में लगाने का प्रयास करूं तो प्यारे बच्चों एटॉमिक रेडियस की वैल्यू कम रहती है। इसका मुख्य कारण क्या है सर? इसका मुख्य कारण यह है कि प्रभावी नाभिकीय आकर्षण बल या जेड इफेक्ट, जितना ज्यादा जेड इफेक्ट बढ़ेगा वो नाभिक चाहेगा कि बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को मैं अच्छे से अपनी तरफ खींच लूं, जिससे प्यारे बच्चों मेरी जो है परमाणु त्रिज्या की वैल्यू कम रहती है पीरियड्स के अलोंग। तो मैं यदि आप लोगों से कॉन्सेप्ट को डिस्कशन करने का प्रयास करूं प्यारे बच्चों, तो अपन को पता है कि यदि मैं डिस्कशन करूं इसका कहां पे सर, इसका डिस्कशन यदि प्यारे बच्चों इधर किया जाए पीरियड्स के दौरान, ये बच्चों मेरे पास पीरियड्स हो गए और यहां पर हो जाएगा स्टूडेंट्स मेरे पास अप टू डाउन हो जाएगा वर्ग। ग्रुप्स की बात मैं करता हूं, ठीक है, ओके सर। तो पीरियड्स के अलोंग यदि मैं बात करूं तो अपन को पता है कि सर पीरियड्स में लेफ्ट टू राइट जाने पर, पीरियड्स में लेफ्ट टू राइट यदि मैं जा रहा हूं तो सर मेरा होता क्या है सर? जेड इफेक्ट की वैल्यू जो है वो लगातार इंक्रीज हो रही है। जैसे ही जेड इफेक्ट की वैल्यू बढ़ी तो कोरस्पॉन्डिंग क्या होगा सर? साइज की वैल्यू जो है वो सर कम हो जाएगी या साइज की वैल्यू मेरी डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी पीरियड के दौरान। यदि मैंने यही बात कॉरेस्पॉन्डिंग वर्ग में डिस्कशन करने का प्रयास किया, ग्रुप्स में या वर्ग में डिस्कशन करने का प्रयास करूं बच्चों, तो अप टू डाउन जाने पर नंबर ऑफ सेल इंक्रीज हो रहे हैं। क्या इंक्रीज हो रहे हैं सर? नंबर ऑफ मेरे शेल इंक्रीज हो रहे हैं। और जब नंबर ऑफ शेल इंक्रीज हो जाएंगे या एन की वैल्यू बढ़ रही है, लगातार एन की वैल्यू बढ़ रही है, तो सर होगा क्या कि सर साइज जो है वो भी मेरी इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। ये दो फैक्टर, एक तो पीरियड्स के अलोंग है और एक अपने पास प्यारे बच्चों ग्रुप्स के दौरान अप टू डाउन जाने पर। यही कॉन्सेप्ट लगाने का प्रयास करता हूं और इस क्वेश्चन को मैं सोल्व करने का यदि ट्राई करूं तो ऑप्शन क्या क्या सर? एक तो अपने पास एलिमेंट ऑक्सीजन है, दूसरा प्यारे बच्चों अपने पास फ्लोरीन
और सर है मेरे पास नाइट्रोजन, इस तरह के है। तो ये एक ही पीरियड की बात करा है। इन सब का कौन सा पीरियड है बच्चों? सबसे पहले पीरियड और वर्ग जो है डिफाइड कीजिए। इसका पीरियड कौन सा है? सर ये है सेकंड पीरियड के एलिमेंट, सारे के सारे प्यारे बच्चों सेकंड पीरियड के एलिमेंट है। अब सेकंड पीरियड के एलिमेंट, इसका परमाणु क्रमांक कितना है? जेड। सर इसका जेड है अपने पास 7, इसका है प्यारे बच्चों अपने पास 8 और इसका है 9। तो अपन लोग जब लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो जेड इफेक्ट की वैल्यू बढ़ रही है, और जैसे जैसे जेड इफेक्ट की वैल्यू बढ़ेगी प्यारे बच्चों, इसकी जो है एटॉमिक रेडियस की मान बच्चों कम हो जाएगा, क्योंकि अपन को पता है कि जेड इफेक्ट लगातार इधर बढ़ रहा है। और जैसे जैसे जेड इफेक्ट बढ़ेगा स्टूडेंट्स, तो यहाँ इसकी साइज जो है वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी, कहीं कोई समस्या नहीं है। तो इन सभी फैक्टरों को मैं यदि ध्यान में रखने का प्रयास करूं, तो जो रेडियाई का अपने पास ऑर्डर आ जाएगा, रेडियाई का जो ऑर्डर आएगा, एक जो पूर्णतया जो एक अच्छे से ऑर्डर निकल जाएगा, वो आ जाएगा स्टूडेंट्स अपने पास सबसे ज्यादा जो साइज रहेगी वो नाइट्रोजन की, फिर अपने पास ऑक्सीजन की, और फिर आ जाएगा मेरे पास एफ आ जाएगा। तो ये ऑर्डर है अपने पास परमाणु त्रिज्या का, नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का और मेरे पास फ्लोरीन का। तो सबसे ज्यादा कौन सा हुआ? नाइट्रोजन हुआ, क्योंकि नाइट्रोजन सर इस पीरियड में सबसे पहले आता है और सबसे लास्ट में फ्लोरीन आता है, क्योंकि फ्लोरीन का जेड इफेक्ट सबसे ज्यादा रहेगा और मेरा नाइट्रोजन का जेड इफेक्ट कम है, इसीलिए नाभिक उसको अपनी तरफ कम आकर्षित करके साइज को बढ़ा देगा। तो मैं कौन सा ऑप्शन सही कर सकता हूं यहाँ पर प्यारे बच्चों? सर इसका ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा स्टूडेंट्स, ऑप्शन सही होगा इसका, एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा बच्चों, डी ऑप्शन इज करेक्ट, कहीं कोई समस्या नहीं है। ठीक है, तो इसको यदि इस तरह से समझने का प्रयास करें प्यारे बच्चों, तो वो कुछ इस तरह से हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका एब्सोल्युटली करेक्ट, सबसे ज्यादा नाइट्रोजन का सबसे ज्यादा, फिर ऑक्सीजन का और फिर फ्लोरीन का, डी इज करेक्ट। अब अगला क्वेश्चन यदि मैं आप लोगों से डिस्कशन करने का प्रयास करूं प्यारे बच्चों, तो वो अपने पास ये रहा। क्या कह रहा है कि एज वी मूव फ्रॉम द न्यूक्लियस द एनर्जी ऑफ द ऑर्बिट, जैसे जैसे हम नाभिक से दूर जाते हैं तो कक्षा की ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो बच्चों अपन लोगों ने जस्ट अभी डिस्कशन किया कि सर एटॉमिक रेडियस का लेफ्ट टू राइट जाने पर, या फिर मैं यूं कहूं पीरियड में और अप टू डाउन जाने पर वर्ग में किस तरह से ये वेरिएशन मुझे नजर आता है। यही कॉन्सेप्ट यदि मैं बात करूं एनर्जी की, तो एनर्जी के कोरेस्पॉन्डिंग आप लोगों को बच्चों हमेशा एक कॉन्सेप्ट ये ध्यान में रखना है कि प्यारे बच्चों किसी भी ऑर्बिट में उपस्थित एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी हमेशा नेगेटिव रहती है। क्या कॉन्सेप्ट है कि सर किसी भी ऑर्बिट में उपस्थित या सबसेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की एनर्जी हमेशा नेगेटिव में रहती है। ठीक है प्यारे बच्चों, ओके सर। अब दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है? सर दूसरा कॉन्सेप्ट यह है कि जैसे जैसे हम नाभिक से दूर जाते हैं, यहाँ सेलों की संख्या बढ़ती जाती है, एन की वैल्यू मेरी बढ़ती जाती है, उसी प्रोपोर्शन में प्यारे बच्चों एनर्जी की वैल्यू भी बढ़ती जाती है। यदि मैं बात करूं 1s की, 2s की, 2p की, 3s की और 3p की, तो जैसे जैसे मैं नाभिक से दूर की तरफ जा रहा हूं, एनर्जी की वैल्यू बच्चों हमेशा बढ़ती है। और आप लोगों ने एक सुना होगा कि एट इनफाइनाइटी पर प्यारे विद्यार्थियों उस इलेक्ट्रॉनों की एनर्जी जीरो हो जाती है। कितनी हो जाती है सर? जीरो हो जाती है। ऐसा इसलिए हुआ प्यारे बच्चों क्योंकि जैसे जैसे नाभिक से तरफ बढ़ रहे हैं, नेगेटिव वैल्यू बच्चों कम होती जाती है। अपने पास फॉर्मूला क्या रहता है एनर्जी का? सर मेरे पास एनर्जी का फॉर्मूला रहता है ई एन इक्वल टू माइनस का 13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। ये मेरे पास एनर्जी का प्यारे बच्चों मेरा फॉर्मूला रहता है। और यहाँ पर इस बात से मैं इंगित करता हूं कि एनर्जी जो होती है समानुपाती रहती है प्यारे बच्चों एन स्क्वायर के, और मेरे पास एनर्जी व्युत्क्रमानुपाती रहती है जेड स्क्वायर के। यहाँ पर एन स्क्वायर क्या है? सर एन स्क्वायर है आपके पास, मेरे पास है प्यारे बच्चों एन है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, या फिर मैं यूं कहूं कि सेल के नंबर की संख्या है। जैसे जैसे मैंने सेल बढ़ा दिए वैसे वैसे एन की वैल्यू बढ़ेगी। तो एन बढ़ रहा है तो ऑटोमेटिकली अब नाभिक से दूर जा रहे हैं, और नाभिक से जब दूर इतना चला जाता है प्यारे बच्चों कि एट इनफाइनाइटी पर मेरी इलेक्ट्रॉनों की जो ऊर्जा रहती है वो जीरो हो जाती है। अब नेगेटिव से जीरो की तरफ बढ़ रहे हैं एनर्जी प्यारे बच्चों, एनर्जी की जो वैल्यू होती है वो नेगेटिव से जीरो की तरफ बढ़ रही है। और जब कोई भी वैल्यू बच्चों नेगेटिव से जीरो की तरफ बढ़ती है स्टूडेंट्स, तो ये ऑटोमेटिकली अपने दिमाग में क्लिक हो जाना चाहिए प्यारे विद्यार्थियों की सर एनर्जी की वैल्यू जो है वो बढ़ी है। और यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर लागू हो जाता है। तो सबसे ज्यादा बच्चों एनर्जी किसकी होगी सर? जिसका बच्चों एन की वैल्यू ज्यादा रहेगी। तो एन की वैल्यू ज्यादा तब होती है जब अपन लोग नाभिक से दूर चले जाते हैं, एन की वैल्यू बढ़ती है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, न्यूक्लियस से दूर जाने पर ऑर्बिट की एनर्जी बच्चों इंक्रीज होती है, बढ़ती है। इसका ऑप्शन एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा अपने पास बी वाला। ठीक है, आप लोगों से ये कॉन्सेप्ट बच्चों, यूनिट अपन को पता है कि एनर्जी की अलग अलग यूनिट रहती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट रहती है, ठीक है, जूल पर मोल रहती है, इस तरह से अलग अलग एनर्जी यूनिट रहती है।
उसको बच्चों अपन लोग डिस्कशन करेंगे जब अपन लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर को आराम से पढ़ेंगे। यहाँ पर सिर्फ मेरा इतना मोटिव है कि एनर्जी को प्रभावित करने वाले दो कारक है। जितनी न्यूक्लियस के पास रहेगा इलेक्ट्रॉन, उसकी एनर्जी उतनी ही नेगेटिव में रहेगी। जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर चला जाएगा उसकी एनर्जी की वैल्यू प्यारे विद्यार्थियों नेगेटिव से कम होती जाएगी और धीरे 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 ये जीरो की तरफ आ जाती है। इसलिए प्यारे विद्यार्थियों इसका बी ऑप्शन एब्सोल्युटली करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, द ऑर्बिट विच हैव सम सेम नंबर ऑफ रेडियल नोड्स आर, कि वे कक्षक जिसमें त्रिज्यीय नोड की समान संख्या है वह है। अब प्यारे विद्यार्थियों अपने पास ऐसा माना जाता है कि परमाणु परमाणु के बच्चों केंद्र में क्या रहता है सर, न्यूक्लियस मेरा रहता है और उस न्यूक्लियस के चारों तरफ मेरे इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और इलेक्ट्रॉनों की पाए जाने की प्यारे विद्यार्थियों जितनी ज्यादा डेंसिटी रहती है उसको कहते हैं प्रोबेबिलिटी। मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉनों की पाए जाने की क्षमता उस न्यूक्लियस के चारों ओर कितनी ज्यादा होगी उसको प्यारे विद्यार्थियों मैं कहता हूं क्या सर, उसको कहा जाता है प्रोबेबिलिटी या प्रायिकता। लेकिन ऐसा कॉन्सेप्ट भी अपने माइंड में आता है जब अपन लोग डिस्कशन करते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर के कॉरेस्पॉन्डिंग बहुत सारी चीजें, और वहां पर ये देखते हैं कि नोड्स क्या रहते हैं सर, नोड वह स्थिति रहती है जहां पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की पॉसिबिलिटी जीरो होती है और वह स्थान जहां पर इलेक्ट्रॉन बिल्कुल भी नहीं पाए जाते उसको कहते हैं प्यारे विद्यार्थियों नोड्स। क्या कहते हैं बच्चों सर, नोड्स कहा जाता है। और ये मेरे नोड्स दो टाइप के रहते हैं, एक रेडियल नोड और दूसरा प्यारे विद्यार्थियों एंगुलर नोड। ठीक है, ओके सर। अब रेडियल नोड या मैं यूं कहूं त्रिज्यीय नोड निकालने का फॉर्मूला क्या रहता है उसको मैं यहां पर डिस्कशन करता हूं कि सर रेडियल नोड्स इक्वल टू प्यारे विद्यार्थियों मेरे पास फॉर्मूला क्या है, n माइनस एल माइनस वन। ये रहता है प्यारे विद्यार्थियों मेरा एक रेडियल नोड निकालने का फॉर्मूला। ठीक है, n माइनस एल माइनस वन। यहाँ पर n क्या है सर, यहाँ पर n है मेरे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, ओके सर। और यहाँ पर l क्या आ जाएगा सर, l आ जाएगा मेरे पास एजीमुथल क्वांटम नंबर, द्विगुणसी क्वांटम संख्या, और ये मुख्य क्वांटम नंबर। अब अपन को पता है कि सबसे पहले अपने पास कौन सा ऑप्शन दे रखा है प्यारे बच्चों सर, सबसे पहले अपने पास ऑप्शन दे रखा है 2s। क्या दे रखा बच्चों सर, 2s दे रखा है। और अपन को पता है कि इस 2s में n की वैल्यू कितनी है सर, n की वैल्यू मेरे पास 2 और l की वैल्यू है प्यारे बच्चों 0। अपन को पता क्या है कि सर इस सब सेल यहाँ पर मैं क्या लिख रहा हूँ सर, सब सेल लिख रहा हूँ या उपकोष लिख रहा हूँ, और इन उपकोषों के कोरेस्पॉन्डिंग यहाँ पर मैं इनके कोरेस्पॉन्डिंग प्यारे बच्चों एक यदि यहाँ पर मैं लिखने का प्रयास करूं स्टूडेंट्स, क्या सर यहाँ पर लिखने का प्रयास करता हूं मैं इनकी वैल्यू किसके कोरेस्पॉन्डिंग सर, इनकी एल की वैल्यू। एल की वैल्यू क्या रहेगी, सबसे पहले सबसे पहले मेरे पास एस, एस के लिए एल की वैल्यू बच्चों 0। फिर है प्यारे बच्चों मेरे पास पी, उसके लिए होती है सर 1। फिर है मेरे पास डी, इसके लिए होती है बच्चों 2, और एफ के लिए रहती है प्यारे बच्चों मेरे पास 3। यही कॉन्सेप्ट का प्रयोग करते हुए यहाँ पर मैं रेडियल नोड की जो है वैल्यू कैलकुलेट करने का प्रयास करता हूँ। अब फॉर्मूले में एन 2 माइनस एल 0 माइनस 1, ये हो गया मेरे पास प्यारे बच्चों कितना सर, ये आ जाएगा अपने पास स्टूडेंट्स 1 आ जाएगा। तो मतलब 2s में रेडियल नोड कितना है सर, 1 है। इसी तरह से आप लोग इसी फॉर्मूला का प्रयोग करते हुए इन प्रत्येक के कोरेस्पॉन्डिंग वैल्यू निकाल लेना। तो 2p की कितनी आ जाएगी सर, 2p की आ जाएगी मेरे पास 0। ठीक, इसी तरह से 3p की कितनी आ जाएगी सर, मेरे पास 3p की आ जाएगी 1। ठीक है, उसी तरह से प्यारे विद्यार्थियों अपने पास 3d के लिए कितनी आ जाएगी सर, मेरे पास 3d के लिए जो आ जाएगी बच्चों वो आ जाएगी अपने पास 3, 3 माइनस 2 और माइनस 1, यहाँ पर भी बच्चों 0। ठीक है, फिर 3d के बाद कौन सा ऑप्शन बच गया सर, ये बच गया मेरे पास 3s। 3s के लिए कितनी प्यारे बच्चों सर, 3s के लिए 2। ठीक है, ओके सर। और फिर बच गया अपने पास 4d, और इस 4d के लिए मेरा 1 आ जाएगा। तो ऐसे कौन कौन से कॉम्बिनेशन है जो ऐसे बैठ रहे हैं कि जिनके लिए रेडियल नोड की वैल्यू मेरी बराबर आ जाए। तो मैंने जितने भी ऑप्शन दे रखे थे उसके कोरेस्पोंड इस फॉर्मूले का प्रयोग करते हुए मैंने जो है प्यारे बच्चों इसकी हर एक ऑर्बिटल की जो है वो रेडियल नोड निकाल लिए। 2s की कितनी है सर, 2s की मेरे पास 0 है। अब 2s के साथ कौन आ रहा है, 2p आ रहा है, तो 2p की भी प्यारे बच्चों मेरे पास, सॉरी 2s की तो है 1 है और 2p की 0 है, इसलिए बच्चों ये कॉम्बिनेशन मेरा नहीं बैठ रहा है। यहाँ पर ये वाला ऑप्शन बच्चों गलत हो जाएगा। फिर 3p और 3d का
फिर 3p का कितना है सर 1 है और 3d का 0 है, इसलिए ये कॉम्बिनेशन भी नहीं बैठेगा। और 2s और 3p की बात करूं मैं यदि, तो 2s की 1 है और 3p की बच्चों कितनी है सर 1 है। ये वाला प्यारे बच्चों कॉम्बिनेशन बिल्कुल सही बैठ जाएगा, कहीं कोई समस्या नहीं है। ये वाला एब्सोल्युटली करेक्ट है बच्चों, कहीं कोई समस्या नहीं है। ठीक है, ओके सर, तो ये एब्सोल्युटली करेक्ट है। अब 3s और 4d का देखते हैं। 3s में कितना सर 2 है और 4d में प्यारे बच्चों मेरे पास 1 है। ये हो गया बच्चों, इस तरह से मैंने क्वेश्चन को सोल्व किया। अब आप लोगों में बता रहा हूँ ट्रिक, क्या बता रहा हूँ ट्रिक, ये वाला इतना सोल्व करना ही नहीं है। अब अपन को सबसे पहले पता है कि सर एस कहां से स्टार्ट रहता है, सर एस स्टार्ट होता है 1s 2s 2p से, ठीक है, और p 2p 3p से रहता है, और d 3d से, और f 4f से। अब कॉन्सेप्ट ये है प्यारे बच्चों कि किसी भी सब सेल का जो पहला मेंबर होता है, मतलब जहां से स्टार्ट हो रहा है सब सेल, जैसे एस कहां से स्टार्ट है हो रहा है सर 1s से स्टार्ट हो रहा है, पी कहां से स्टार्ट हो रहा है 2p से, डी 3d से, और एफ 4f से स्टार्ट हो रहा है। मतलब जहां से सब सेल का जो पहला मेंबर आता है प्यारे बच्चों, उसके लिए हमेशा रेडियल नोड की वैल्यू 0 रहती है। हमेशा रेडियल नोड की वैल्यू 0 रहेगी। जब कोई भी सब सेल जस्ट स्टार्ट हो रहा है, उसके लिए रेडियल नोड की वैल्यू हमेशा 0 रहेगी। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? ओके सर, समझ में आ गया। अब मैं इसको यहां पर बताता हूं। एस कहां से स्टार्ट हुआ, 1s से स्टार्ट हुआ है, इसलिए प्यारे बच्चों 1s के लिए, इस 1s के लिए हमेशा रेडियल नोड की वैल्यू 0 रहती है। और पी कहां से स्टार्ट हुआ सर 2p से स्टार्ट हुआ, इसलिए प्यारे बच्चों इस 2p की वैल्यू हमेशा 0 हो गई। और प्यारे बच्चों डी कहां से स्टार्ट हुआ सर 3d से स्टार्ट हुआ, इसलिए इस 3d की रेडियल नोड की वैल्यू 0 हो गई। और 4f कहां से स्टार्ट रहता है सर एफ, एफ 4f से स्टार्ट हुआ, इसलिए इस एफ की वैल्यू भी 0 रहती है। अब पहले मेंबर की तो मेरे पास रेडियल नोड की वैल्यू 0 हो गई। अब जैसे ही सेकंड मेंबर आता है किसी भी सब सेल का, चाहे मैं एस की बात करूं, चाहे पी की बात करूं, चाहे डी की बात करूं, या एफ की बात करूं, उसके पहले मेंबर की हमेशा रेडियल नोड 0, और उसके दूसरे मेंबर की प्यारे विद्यार्थियों रेडियल नोड हमेशा 1 रहती है। उसी तरह से दूसरे की 1, तीसरे की 2, चौथे की बच्चों 3, और पांचवे की मेरे पास 4। मतलब जितने जो मेंबर है उसको कॉरेस्पॉन्डिंग सब सेल का, उससे बच्चों एक रेडियल नोड कम कर दीजिए। अब मैं आपको उस डायरेक्ट इस वाले ट्रिक का प्रयोग करते हुए इसको सोल्व करता हूं। ये कौन सा मेंबर है सर, ये दूसरा मेंबर है, इसलिए रेडियल नोड को कितनी रहेगी सर, इसकी 1 हो जाएगी। ये पी का कौन सा मेंबर है सर, ये पी का मेंबर है, यहां इसकी 1। ये पी का कौन सा मेंबर है सर, ये पी का पहला मेंबर, इसलिए 0 हो गई, इसलिए कॉम्बिनेशन नहीं बैठा है। ये पी का कौन सा मेंबर है सर, ये पी का दूसरा मेंबर है, तो प्यारे विद्यार्थी दूसरा मेंबर होने की वजह से इसका 1 हो गया। ये डी का कौन सा मेंबर सर, पहला मेंबर, इसलिए प्यारे विद्यार्थियों 0। 2s का कौन सा मेंबर सर, दूसरा, इसके लिए यहां पर 1। ये पी का सर दूसरा मेंबर, इसीलिए प्यारे विद्यार्थियों सर 1। ठीक है, ये मेरे पास 3s का कौन सा मेंबर सर, तीसरा मेंबर, तो यहां पर कितना सर 2। और ये 4d का कौन सा मेंबर सर, ये 4d का मेरा दूसरा मेंबर है, इसलिए सर इसकी 1 हो जाएगी। तो इस तरह से प्यारे विद्यार्थियों इस ट्रिक का प्रयोग करते हुए भी आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते थे। अब अगला है अपने पास सर, एक और होता है अपने पास, ये तो रेडियल नोड हो गई, दूसरी एक और अपने पास कॉन्सेप्ट आता है प्यारे बच्चों, वो होता है स्टूडेंट्स एंगुलर नोड वाला कॉन्सेप्ट। किसका बच्चों सर, एंगुलर नोड का कॉन्सेप्ट, उसको भी समझ लेते हैं। ठीक है, ये हो गया अपने पास एंगुलर नोड। एंगुलर नोड प्यारे विद्यार्थियों उसकी वैल्यू जो आती है वो एल के बराबर आती है। किसकी बराबर आती है सर, एल के बराबर आती है, और एल यहां पर एजीमुथल क्वांटम नंबर होता है। तो एस की बात करूं तो इसके लिए एंगुलर क्वांटम नंबर 0, पी की बात करूं तो प्यारे विद्यार्थियों 1, और डी की बात करूं तो 2 एंगुलर क्वांटम नंबर, एंगुलर नोड्स आ जाएगी। इस तरह से स्टूडेंट्स इसका फॉर्मूला मेरा सही जो ऑप्शन होगा वो सी एब्सोल्युटली करेक्ट है, कहीं कोई समस्या नहीं है। अब मैं बढ़ता हूं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लुईस एसिड, कि निम्न में से कौन सा एक लुईस अम्ल नहीं है। तो प्यारे विद्यार्थियों अपन लोगों ने आयोनिक इक्विलिब्रियम में, या ये केमिकल बॉन्डिंग का भी कॉन्सेप्ट मान सकते हैं, या इसको आयोनिक इक्विलिब्रियम में भी आप लोग कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली इसको केमिकल बॉन्डिंग या ये जो बेसिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसका ये कॉन्सेप्ट माना जाता है। अब ये क्या कह रहा है सर, ये यहाँ पर पूछ रहा है कि कौन मेरा लुईस अम्ल नहीं है। अब प्यारे विद्यार्थियों अपने ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में या केमिस्ट्री में बहुत सारे कंपाउंड है, उनकी नेचर अलग अलग रहती है। कुछ मेरे एसिड्स होते हैं, कुछ मेरे बेस होते हैं, और कुछ प्यारे विद्यार्थियों लवण होते हैं। और इन एसिड को और बेस को क्लासीफाई करने के लिए कि कौन एसिड है कौन बेस है, इनको क्लासीफाई किस तरह से किया जाता है, कौन कौन सी मेरी थ्योरी काम आती है। तो सबसे पहले जो थ्योरी दी गई थी वो दी थी आर्यनियस साहब ने। आर्यनियस जी ने ये बोला था कि वो कंपाउंड जो जलीय विलयन H+ दे दे उनको एसिड कहा जाता है, और जो OH- दे उनको बेस कहा जाता है। ये थ्योरी बच्चों थी।
फिर ये थ्योरी फेल हो गई और फिर थ्योरी जो आई वो थी सर ब्रोंस्टेड लोरी एसिड बेस कॉन्सेप्ट। उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने ये कहा था कि जो H प्लस दे वो तो कहलाता एसिड और जो H प्लस एक्सेप्ट करे वो कहलाता है प्यारे बच्चों बेस। ठीक है, और दूसरा सबसे लास्ट में जो कॉन्सेप्ट दिया गया था वो लुईस एसिड बेस कॉन्सेप्ट था। क्या था प्यारे विद्यार्थियों? सर लुईस एसिड बेस कॉन्सेप्ट। इस लुईस एसिड बेस कॉन्सेप्ट को यदि अपन लोग समझे तो उन्होंने क्या कहा था सर, उन्होंने ये कहा था कि एसिड्स वो होते हैं, कि एसिड सर वो होते हैं जो क्या करें प्यारे विद्यार्थियों, सर लोन पेयर को, इस लोन पेयर को या एकाकी युग्म को एक्सेप्ट करे। लोन पेयर को एक्सेप्ट करने वाले या ग्रहण करने वाली मेरी जो प्रजाति या स्पीसीज रहती है प्यारे बच्चों, उनको मैं कहता हूं सर लुईस एसिड या लुईस अम्ल कहा जाता है। और लुईस बेस क्या रहता है सर? लुईस बेस वो प्रजातियां, वो स्पीसीज होती है जो सर लोन पेयर को, इस एकाकी युग्म को स्टूडेंट्स क्या करे सर? डोनेट करे, प्रदान करें, या फिर ये तो होते हैं जो ग्रहण करें और ये होते हैं जो लोन पेयर को डोनेट करते हैं, उनको लुईस बेस कहा जाता है। और प्यारे विद्यार्थियों इनका अष्टक जो रहता है हमेशा ऑक्टेट, इनका ऑक्टेट हमेशा सर पूर्ण रहता है या कंप्लीट रहता है। और इनके पास बच्चों हमेशा ये लोन पेयर देते हैं। तो जब लोन पेयर दे रहे हैं तो प्यारे विद्यार्थियों इनके पास जो है लोन पेयर की हमेशा अधिकता रहती है, लोन पेयर जो है हमेशा अवेलेबल रहता है। और जो लोन पेयर देते हैं बच्चों वही तो अपने लुईस एसिड कहलाते हैं। कहीं कोई समस्या नहीं है। वो स्पीसीज प्यारे बच्चों जो लोन पेयर दे रही है उसको मैं क्या कहता हूं सर? उसको आप लोग कहते हैं लुईस बेस कहा जाता है। लेकिन जो लोन पेयर एक्सेप्ट करते हैं उनको क्या कहते हैं सर? उनको लुईस एसिड कहा जाता है। ये प्यारे विद्यार्थियों मेरी एक कंप्लीट डेफिनेशन होती है। ठीक है, अब समझते हैं कि एक्चुअल में ये कौन कौन सी स्पीसीज किस तरह से व्यवहार करती है। अब जिसमें मेरा लोन पेयर अवेलेबल रहेगा या लोन पेयर अवेलेबल है और वो दे सकता है या इलेक्ट्रॉनिकली रिच स्पीसीज कौन सी है, वो बच्चों मेरे पास लुईस अम्ल नहीं होकर के लुईस बेस हो जाएगा। और यही अपन से पूछा है कि कौन लुईस एसिड नहीं है, तो प्यारे बच्चों इधर मेरा NaCl जो है बच्चों, NCl3 जो है स्टूडेंट्स, ये मेरा लुईस एसिड नहीं होकर के बच्चों लुईस बेस होता है। क्यों होता है प्यारे बच्चों? सर इसलिए रहता है कि सर या नाइट्रोजन के पास ये इस तरह से Cl है, इस तरह से Cl, इस तरह से Cl जुड़ा रहता है। और सर ये मेरा लोन पेयर जो है मुस्कुराता हुआ लोन पेयर दिख रहा होगा बच्चों आपको, और ये लोन पेयर हमेशा किसी भी प्रकार के मेरा एटम को दे देगा। और ये लोन पेयर दे करके प्यारे विद्यार्थियों एक लुईस बेस या फिर मैं यूं कहूं लुईस क्षार की भांति व्यवहार करेगा। और बाकी वाले कोई भी स्पीसीज बच्चों लोन पेयर नहीं है अवेलेबल, यदि लोन पेयर अवेलेबल है तो भी प्यारे विद्यार्थियों को देने की स्थिति में नहीं रहता, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट होते हैं। इन सभी ऑप्शनों के आगे मैं क्या लिख सकता हूं सर? लोन पेयर अब्सेंट, लोन पेयर अब्सेंट। और मैं लिख सकता हूं कि इलेक्ट्रॉनिकली क्या है बच्चों? सर इलेक्ट्रॉनिकली ये डेफिशिएंट है, इनके पास इलेक्ट्रॉनों की बच्चों बहुत ज्यादा कमियां हैं। और जब लोन पेयर नहीं है और इलेक्ट्रॉन की कमी है प्यारे विद्यार्थियों, तो ये ऑटोमेटिकली मेरा कॉन्सेप्ट ये बन जाता है कि सर ये इलेक्ट्रॉन दे नहीं सकते, हमेशा एक्सेप्ट करेंगे, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। या फिर मैं उनका कॉन्सेप्ट ये लिख सकता हूं प्यारे विद्यार्थियों कि और लोन पेयर एक्सेप्टिंग स्पीसीज है, लोन पेयर एक्सेप्टिंग स्पीसीज है जो हमेशा और हमेशा लोन पेयर को ग्रहण करेंगे, ना कि लोन पेयर को डोनेट करेंगे। और इन सब में एकमात्र ऐसा कंपाउंड कौन सा है जो लोन पेयर को दे करके और लुईस बेस की भांति व्यवहार करेगा? और दैट इज द NCl3। ये रहा मेरे पास लोन पेयर देने के लिए हमेशा अवेलेबल रहेगा। ये दिख रहा होगा आपको पास लोन पेयर। ठीक है बच्चों, तो लोन पेयर डोनेटिंग स्पीसीज होने के कारण लोन पेयर क्या कर रहा है सर? डोनेट कर रहा है। और जो लोन पेयर डोनेट करता है उसी का ही राज होता है, और वही बच्चों मेरा जो है लुईस बेस की भांति व्यवहार करेगा। आज के बाद कभी भी कोई भी क्वेश्चन आ जाए लुईस एसिड बेस के कॉरेस्पॉन्डिंग, वो हमेशा प्यारे विद्यार्थियों मुझे सही करना है। ये ऑप्शन इसका डी एब्सोल्युटली सही हो जाएगा, कहीं कोई समस्या नहीं है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका अपना ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों अपने पास यह रहा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब अपनी प्यारे विद्यार्थियों ब्लॉक केमिस्ट्री स्टार्ट हो चुकी है। पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि क्षारीय मृदा धातुओं के सल्फेटों की जल में विलेयता का सही क्रम है कि द करेक्ट ऑर्डर ऑफ सोल्युबिलिटी ऑफ द सल्फेट्स ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल इन वाटर इज। अब बच्चों अपन को पता है कि सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है ब्लॉक केमिस्ट्री का, वो है एस ब्लॉक और पी ब्लॉक। अपना 11th वाला पोर्शन है, 12th वाला पी ब्लॉक अपने सिलेबस में नहीं है। अब एस ब्लॉक में
जो मेटल है मेरे पास, एक होता है एल्कलाइन मेटल, एक होता है एल्कलाइन अर्थ मेटल, या क्षारीय धातुएं या क्षारीय मृदा धातुएं। इनकी बच्चों एक प्रॉपर्टी रहती है कि ये जल्दी बहुत ज्यादा रिएक्टिव रहती है और बहुत सारे कंपाउंडों के साथ, चाहे मैं ऑक्साइड की बात करूं, हाइड्रोक्साइड की बात करूं या बात करूं सल्फेट की, इनके साथ मिलकर के प्यारे विद्यार्थियों कंपाउंड का या यौगिक का निर्माण कर देते हैं। अब इनका यौगिक का निर्माण, जो इनके कंपाउंड बने हैं, चाहे सल्फेट हो, हाइड्रोक्साइड हो या ऑक्साइड हो, यदि मैं इनको जल में डालने का प्रयास करूं प्यारे बच्चों, तो इनकी विलेयता काफी अच्छे से देखी गई है। इनकी विलेयता का ट्रेंड इस बात पे निर्भर करता है, एक बार फिर सुन लेना प्यारे बच्चों, इनकी जल में सोल्युबिलिटी का ट्रेंड इस बात पे डिपेंड करता है कि इसके साथ जुड़ा हुआ काउंटर आयनाइन या फिर जो मेरा इस लवण का जो नेगेटिव पार्ट है या एनायन है, उसकी नेचर क्या है। क्या एनायन मेरा हेलाइड है, सल्फाइड है, ऑक्साइड है या हाइड्रोक्साइड है प्यारे बच्चों, इस बात पे डिपेंड करता है कि एक्चुअल में एनायन क्या है। एक तो डिपेंड करेगा ये एनायन पे, जितना जिस तरह की नेचर का एनायन रहेगा उसकी सोल्युबिलिटी उसी ट्रेंड में वेरी करती है। एक तो एनायन को चेंज करेंगे और पर्टिकुलर इनका ऑर्डर चेंज रह जाएगा सोल्युबिलिटी का। और दूसरा प्यारे बच्चों, इनकी सोल्युबिलिटी या विलेयता का मेरा ट्रेंड चेंज रहता है जब मैं कैटायन या इन प्रकार की मेटलों को चेंज कर दिया, कभी सोडियम ले लिया, कभी लिथियम ले लिया, कभी पोटेशियम ले लिया और कभी ले लिया रुबिडियम। इस तरह से मैंने मेटल चेंज की तो भी बच्चों इनका सोल्युबिलिटी का ट्रेंड चेंज हो जाएगा। इस तरह से किस तरह से एल्कलाइन मेटल में, एल्कलाइन अर्थ मेटल में विलेयता चेंज रहती है, इनका डिटेल में एनालिसिस करेंगे बच्चों जब अपन लोग थ्योरी पढ़ेंगे। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का बच्चों मैं सिंपल इतना सा लिख देता हूं कि बच्चों एनायन चेंज करने पर, एनायन को चेंज करने पर प्यारे विद्यार्थियों, ये जो है मेरे पास एनायन, इसको चेंज कर दिया तो ये बच्चों एक ट्रेंड रहता है कि एल्कलाई मेटल की बात करता हूं, यदि मैं किसकी बात करता हूं सर, एल्कलाई मेटल की यदि बात करूं, तो प्यारे विद्यार्थियों अप टू डाउन जाने पर, अप टू डाउन जाने पर मतलब क्या है कि सर सोडियम, सॉरी सोडियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, इस तरह से अप टू डाउन जाने पर मेरी जो विलेयता है या फिर मैं यूं कहूं कि सोल्युबिलिटी जो है प्यारे बच्चों, वो सर मेरी क्या रहती है सर, वो अपनी इंक्रीज होती है, बढ़ती जाती है अप टू डाउन जाने पर। इन द केस ऑफ प्यारे बच्चों एल्कलाइन मेटल, एल्कलाइन मेटल में प्यारे बच्चों ये सोल्युबिलिटी जो है मेरी बढ़ती जाती है। ठीक है, इस तरह से ये ट्रेंड रहता है। चाहे मैं अलग अलग यहाँ पर एग्जाम्पल ले लेता हूँ, कैसे सर, यहाँ पर एग्जाम्पल यदि एनआईएन की बात करें, जैसे मैंने एग्जाम्पल अलग अलग ले लिया, जैसे सीएल ले लिया प्यारे बच्चों, बीआर ले लिया, आई ले लिया, ठीक है, H2O ले लिया इनके पास, OH ले लिया, ठीक है, सल्फेट ले लिया। तो ये प्यारे बच्चों अप टू डाउन जाने पर इनकी सोल्युबिलिटी बढ़ेगी, सबसे ज्यादा इसकी हो जाएगी, सबसे कम इसकी हो जाएगी। इस तरह से बच्चों मेरा जो ट्रेंड चलता रहेगा, इसको बच्चों इस तरह से समझा जाता है। ठीक है, अब यदि मैं बात करूं आप लोगों से पास प्यारे बच्चों एल्कलाइन अर्थ मेटल की, किसकी बात करता हूं, क्षारीय मृदा धातुओं की बात करते हैं यदि अपन लोग, एल्कलाइन अर्थ मेटल की यदि मैं बात करूं स्टूडेंट्स, तो अपनों को पता है कि अप टू डाउन जाने पर अपने पास कौन कौन से आते हैं सर, अप टू डाउन जाने पर अपने पास जो एलिमेंट यहाँ पर आते हैं स्टूडेंट्स, वो रहते हैं सबसे पहले मेरे पास है बेरिलियम, बेरिलियम के बाद बच्चों मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के बाद कैल्शियम, इस तरह से जो है ये बच्चों मेरे पास रहते हैं। बेटा मांगे कार, ठीक है, इस तरह से बच्चों जो एलिमेंट चलते हैं। और यदि मैं इनके कॉन्सेप्टों की बात करूं जिसको मैं इधर लिख रहा हूं, तो जिस तरह से अप टू डाउन जाने पर एल्कलाइन मेटल में मेरी सोल्युबिलिटी इंक्रीज हो रही थी, जस्ट रिवर्स ऑर्डर यहां पर बच्चों आ जाएगा। क्या आ जाएगा सर, यहां पर आ जाएगा सोल्युबिलिटी जो है वो प्यारे बच्चों, सोल्युबिलिटी व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगी प्यारे विद्यार्थियों मेरे साइज के। जैसे जैसे साइज बढ़ेगी सोल्युबिलिटी स्टूडेंट्स व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगी। और ये वाला कॉन्सेप्ट आप लोग बच्चों हमेशा याद रखना कि एल्कलाइन अर्थ मेटल में और ये एल्कलाइन मेटल का बच्चों कॉन्सेप्ट जो है बच्चों जस्ट रिवर्स है, सबसे ज्यादा इसकी हो जाएगी सोल्युबिलिटी और बच्चों सबसे कम हो जाएगी इसकी। और यहाँ पर जस्ट रिवर्स था, यहाँ पर बच्चों सोल्युबिलिटी साइज के समानुपाती थी। अब ये बच्चों कुछ एक्सेप्शन भी है इनमें प्यारे विद्यार्थियों, कुछ अपवाद भी है, प्रत्येक जरूरी नहीं हर एक मेटल आयन उनके लिए बच्चों अच्छे से ऑर्डर फॉलो करे। क्यों अपवाद है, क्यों नहीं हुआ, कौन सा हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस इंटरेक्शन मेरा कार्य कर रहा है, कौन कौन से फैक्टर इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल है, उनका डिटेल में एनालिसिस थ्योरी के दौरान पढ़ेंगे। अभी आप लोग इतना याद रखना, जनरल ट्रेंड ये है कि अप टू डाउन जाने पर सोल्युबिलिटी इंक्रीज होती है और यहाँ पर बच्चों सोल्युबिलिटी मेरी डिक्रीज होती है। इसीलिए प्यारे विद्यार्थियों सबसे ज्यादा सोल्युबिलिटी जो रहेगी वो रहेगी सर इसकी सबसे ज्यादा। ठीक है, फिर आ जाएगा अपने पास ये वाला मैग्नीशियम वाला, मैग्नीशियम सल्फेट, फिर आ जाएगा प्यारे विद्यार्थियों कैल्शियम सल्फेट, इसी तरह से बच्चों स्ट्रोंशियम और मेरा बेरियम आ जाएगा। और ये वाला प्यारे विद्यार्थियों
ये वाला प्यारे विद्यार्थियों अपना जो है कॉन्सेप्ट प्यारे विद्यार्थियों बिल्कुल सही हो जाएगा, कहीं कोई समस्या नहीं है, ठीक है। इस तरह से ये सारे बच्चों कॉन्सेप्ट मेरे सही रहते हैं। तो सबसे ज्यादा बेरिलियम वाले की, फिर मैग्नीशियम, फिर कैल्शियम, फिर स्ट्रोंशियम, फिर बेरियम, ये वाला मेरा कॉन्सेप्ट बिल्कुल, ये वाला ऑप्शन मेरा बिल्कुल सही हो जाएगा, सी वाला। क्यों हुआ? क्योंकि अपन को पता है कि अप टू डाउन जाने पर सोल्युबिलिटी मेरी डिक्रीज रहती है। एक बार ये ध्यान रख लेना, फिर अपन लोग डिटेल में अच्छे से समझेंगे कि एनायन को चेंज करने पर और कैटायन को चेंज करने पर मेरी सोल्युबिलिटी का प्रभाव किस तरह से रहता है, और ये भी समझेंगे इनकी थर्मल स्टेबिलिटी पर भी क्या प्रभाव पड़ता है। इन सारे कॉन्सेप्टों को बच्चों अपन लोग इन डेप्थ डिटेल में एनालिसिस करेंगे और समझेंगे, ठीक है। इसका ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है मेरे पास। अगला क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्लेनर, कि निम्नलिखित में से कौन सा प्यारे विद्यार्थियों समतलीय है। अब स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन अपना पी ब्लॉक के कोरेस्पॉन्डिंग इसने पूछा है कि मेरे जिनोन के कुछ कंपाउंड है और आपको ये बताना है कि ये जिनोन का कौन सा कंपाउंड समतुल्य है या प्लेनर नेचर का रहेगा। अब अपन लोग इस प्रत्येक कंपाउंड को इसके कोरेस्पॉन्डिंग हाइब्रिडाइजेशन पता लगाते हैं, क्योंकि अपन को पता है कि किसी भी कंपाउंड की शेप का डिसाइड करने से पहले अपन लोग उसका हाइब्रिडाइजेशन पता करते हैं। फिर हाइब्रिडाइजेशन पता करने के बाद ये देखते हैं इसमें कितना सिग्मा बॉन्ड है और कितने लोन पेयर है, उस हिसाब से उसकी शेप बनाते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं प्रत्येक कंपाउंड के कोरेस्पॉन्डिंग हाइब्रिडाइजेशन संगण निकालने का प्रयास करता हूं। सबसे पहले मेरे पास XeO2 और F2, ये है मेरे पास प्यारे विद्यार्थियों कंपाउंड। इस कंपाउंड में सबसे पहले यदि मैं कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने का प्रयास करूं तो कितना आ जाएगा सर? सबसे पहले फॉर्मूला रहता है 1/1/2। यहां पर प्यारे विद्यार्थियों है वैलेंस सेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ वैलेंस सेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन, प्लस है मेरे पास प्यारे विद्यार्थियों यहां पर नंबर ऑफ मोनोवैलेंट स्पीसीज। मोनोवैलेंट स्पीसीज मतलब एक बंध के द्वारा कितनी स्पीसीज जुड़ी हुई है, प्लस आ जाएगा बच्चों इसके ऊपर कितना एनआईएन है, मतलब नेगेटिव चार्ज कितना है उसको तो जोड़ देना है और माइनस कर देना है प्यारे विद्यार्थियों इस कैटायनिक चार्ज को, और इन सब को प्यारे विद्यार्थियों जोड़ करके ये कोऑर्डिनेशन नंबर निकाला जाता है। यदि मैं इस पर्टिकुलर कंपाउंड की बात करूं तो 1/2 और यहाँ पर जिनोन के प्यारे विद्यार्थियों वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं सर? जिनोन के या किसी भी मैं इनर्ट गैस की बात करूं तो प्यारे बच्चों अपने 8 इलेक्ट्रॉन अवेलेबल रहते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन ये हो जाएंगे। और मोनोवैलेंट स्पीसीज कितनी है सर? मोनोवैलेंट स्पीसीज मेरे पास 2 है, क्योंकि फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़ी हुई है और ऑक्सीजन बच्चों डबल बॉन्ड के द्वारा जुड़ी हुई है, जिसको बाईवैलेंट कहेंगे, मोनोवैलेंट नहीं कहेंगे। इसलिए प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर मोनोवैलेंट स्पीसीज ही अपन को कंसिडर करनी है, जो एक सिंगल बॉन्ड या एकल बंध के द्वारा सेंट्रल एटम से जुड़ी रहती है, ठीक है। यहाँ पर कैटायन नहीं है, नहीं प्यारे विद्यार्थियों एनायन है। तो यहाँ पर इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ गया सर? इसका 5 आ जाएगा। तो 10/2 = 5। अब 5 कोऑर्डिनेशन नंबर के कोरेस्पॉन्डिंग स्टूडेंट्स अपने पास कौन सा हाइब्रिडाइजेशन रहता है प्यारे विद्यार्थियों सर? अपने पास हाइब्रिडाइजेशन आता है sp3d। sp3d में क्या स्क्वायर प्लेनर संभव है सर? नहीं है। यहाँ पर तो सर टीबीपी ज्योमेट्री रहती है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री मेरे पास रहती है, ठीक है। ओके सर। अब मैं लेता हूं एग्जांपल प्यारे विद्यार्थियों बी। दूसरा एग्जांपल निकालने का प्रयास करूं तो स्टूडेंट्स आप सभी प्यारे विद्यार्थियों इस फॉर्मूले का प्रयोग करते हुए इसका हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं। तो जब मैं ये फॉर्मूला प्रयोग करता हूं तो इसका हाइब्रिडाइजेशन आता है sp3d2, क्योंकि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर आ जाएगा प्यारे विद्यार्थियों मेरा 6, और 6 के केस में sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन रहता है। और इसका केस कौन सा बनेगा सर? ये 4 सिग्मा का प्लस 2 लोन पेयर बन जाएगा। और जब इस तरह का केस बन गया तो ये बच्चों मेरे पास स्क्वायर प्लेनर जो है वो मेरी शेप हो जाएगी, ठीक है। और यही बच्चों अपन से पूछा गया है कौन सी प्लेनर है, तो सर XeF4 जो है वो मेरे पास प्लेनर ज्योमेट्री रखती है। इसका बच्चों ऑप्शन सही हो जाएगा अपने पास बी, एब्सोल्युटली करेक्ट है, कहीं कोई समस्या नहीं है। ये क्या है सर? ये तो है मेरे पास स्क्वायर प्लेनर, और ये आ जाएगी मेरे पास। सबसे पहले मैं आप लोगों को इसका हाइब्रिडाइजेशन वगैरह लिख देता हूं। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है बच्चों सर? इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3d और यहाँ पर आ जाएगा ये TBP, ठीक है। ओके सर। और यहाँ पर आ जाएगा sp3d2 और ये आ जाएगा अपने पास स्क्वायर प्लेनर, ठीक है। ओके सर। यहाँ पर बच्चों आ जाएगी ये sp3 और ये आ जाएगा प्यारे विद्यार्थियों मेरा टेट्राहेड्रल। इसी तरह से आप लोगों से बच्चों इसकी यदि स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे पहले मैं यहाँ पर इसका कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने का प्रयास करूं तो कोऑर्डिनेशन नंबर आ जाएगा 1/2
यहाँ पर 8 है प्यारे विद्यार्थियों, और ये आ जाएगा अपने पास 1। तो इसके बच्चों को हाइब्रिडेशन बनने की संभावना नजर नहीं आती है। यदि ये स्ट्रक्चर मैं निकालने का प्रयास करूं तो ये बच्चों इस तरह से आ जाएगी अपने पास। कैसे सर? ये आ जाएगी डबल बॉन्ड हो, यहाँ पर डबल बॉन्ड हो, यहाँ पर डबल बॉन्ड हो, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 और 7 ये ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज अवेलेबल रहेगी। यहाँ तो इसका हाइब्रिडेशन रहेगा प्यारे विद्यार्थियों अपने पास कौन सा सर? यहाँ तो इसका हाइब्रिडेशन रह जाएगा स्टूडेंट्स sp3, और यहाँ पर हो जाएगा अपने पास 1 2 3 4, यहाँ आ जाएगा प्यारे विद्यार्थी sp3d। इस तरह से हाइब्रिडेशन हो जाएगा। ये बच्चों एक्सेप्शन केस है, ठीक है, उसको छोड़िए। आपको सिंपल ये पूछा था कि इसका स्क्वायर प्लानर किसका रहेगा, तो सर XCF4 का मेरा sp3d2 है, और सर इसकी मेरे पास ज्योमेट्री स्क्वायर प्लेनर है, और यही अपन से पूछी थी। सिंपल बच्चों क्वेश्चन है, ये तो नॉर्मली हर कोई आराम से कर लेता है, ठीक है। ओके सर, अब मैं बढ़ता हूं प्यारे विद्यार्थियों अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों अपने पास, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज कॉल्ड इनऑर्गेनिक बेंजीन, कि निम्न में से कौन सा यौगिक अकार्बनिक बेंजीन कहलाता है। अपन को पता है बच्चों कि बेंजीन की नेचर क्या रहती है। सर बेंजीन मेरा एक तो प्लेनर रहता है, दूसरा सर इसमें प्रत्येक कार्बन मेरा sp2 होता है, और सर 6 पाई इलेक्ट्रॉन इसमें डीलोकलाइज रहते हैं। इसलिए बच्चों ये मेरा एक एरोमेटिक कंपाउंड रहता है जो अकल के रूल को फॉलो करता है। तो ये सारी करेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी, ऐसा कौन सा कंपाउंड है जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अकार्बनिक रसायन विज्ञान में पाया जाता है। तो बच्चों इसका मेरा आंसर आ जाएगा, वो आएगा बोराजीन। बोराजीन को प्यारे बच्चों इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का या अकार्बनिक रसायन विज्ञान का बेंजीन कहा जाता है। अब बेंजीन क्यों कहा जाता है? इसीलिए कहा जाता है प्यारे विद्यार्थियों क्योंकि ये बेंजीन की तरह ही उसकी समान स्ट्रक्चर रखता है। पहली बात तो ये आइसो स्ट्रक्चरल रहता है, दूसरा सर आइसो इलेक्ट्रॉनिक रहेगा, तीसरा सर इसमें प्रत्येक जो एटम है, चाहे मैं बोरॉन की बात करूं या नाइट्रोजन की बात करूं, वो sp2 रहता है, और कुछ प्यारे विद्यार्थियों इसमें प्लेनरिटी भी आती है, और ये थोड़ी बहुत बच्चों एरोमेटिसिटी भी रखता है, ठीक है। इन सभी गुणों को देखते हुए प्यारे बच्चों इस बोराजीन को क्या कहते हैं सर? बोराजीन को इनऑर्गेनिक बेंजीन कहा जाता है। अब मैं आपको समझाता हूं यहाँ पे। अब मुझे पता है बच्चों कि अपने बेंजीन क्या रहती है सर? बेंजीन अपने पास ये रहती है C6H6, ठीक है। ओके सर, ठीक उसी तरह से इसकी ज्योमेट्री क्या रहेगी सर? यहाँ पर सर 6 कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है, और सर इस तरह से यहाँ पर बॉन्ड बने हुए रहते हैं, ठीक है। ओके सर, अब बोराजिन क्या है उसको भी समझते हैं कि एक्चुअल में बोराजिन है क्या, ठीक है। ओके सर, यहां पर मैं समझाता हूं प्यारे बच्चों आपको बोराजिन के बारे में। इस बोराजिन का प्यारे बच्चों अपने पास फॉर्मूला रहता है स्टूडेंट्स, वो रहता है सर B3N3 और H6, ठीक है। ओके सर, और जितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे उतने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रहेगा, क्योंकि प्यारे बच्चों अपन को पता है कि कार्बन यहाँ पर 6, और कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना रहता है सर? परमाणु क्रमांक होता है 6, ठीक है। हाइड्रोजन तो कॉमन है दोनों जगह, यहाँ पे 6 हाइड्रोजन, यहाँ पे 6 हाइड्रोजन। अब इसका परमाणु क्रमांक 6, मतलब 6 परमाणु क्रमांक वाले एटम 6 है। और यहाँ पर यदि मैं बात करूं प्यारे बच्चों तो इसका परमाणु क्रमांक है सर 5, जेड बराबर कितना है बच्चों? सर इसका 5 है, और इसका है प्यारे बच्चों जेड है 7। तो कहीं ना कहीं इनका जोड़ भी बच्चों मेरे पास टोटल 6 कार्बन 6 एटम आएंगे, और उनका परमाणु क्रमांक एवरेज प्यारे विद्यार्थियों 6 आ जाएगा। इसलिए प्यारे विद्यार्थियों ये दोनों के दोनों बच्चों क्या रहते हैं सर? आइसो इलेक्ट्रॉनिक होते हैं। इनकी इलेक्ट्रॉनों की संख्या बच्चों क्या रहती है? समान रहती है, और साथ ही साथ ये आइसो स्ट्रक्चरल भी है, मतलब समसंरचनात्मक पाए जाते हैं, ठीक है। आइसो स्ट्रक्चरल, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, और दोनों ही बच्चों ऑलमोस्ट प्लेनर, यहाँ समतलीय रहते हैं। और यहाँ पर प्रत्येक एटम जो है, यहाँ प्रत्येक परमाणु का जो संकरण रहता है प्यारे बच्चों, वो कितना रहता है सर? वो प्रत्येक कार्बन का संकरण जो है sp2 रहता है। इन सभी प्रकार की प्रॉपर्टी को देखते हुए मैं इनको क्या कहूंगा सर? इनको कहा जाता है कि ये बेंजीन है, और ये प्यारे विद्यार्थियों मेरी इनऑर्गेनिक बेंजीन कहलाती है। इसका कारण क्या है ये मैंने आप लोगों को ऊपर अच्छे से बता दिया है। तो क्या कहते हैं सर? इनऑर्गेनिक बेंजीन कहा जाता है, ठीक है। इनऑर्गेनिक बेंजीन कहा जाता है। ये अपना आप में बच्चों बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको पता होना ही चाहिए कि इस बोराजीन का एक्चुअल में फॉर्मूला जो होता है उसको अच्छे से समझते हुए अपन लोगों को पता होना चाहिए कि इस बोराजीन को
इनऑर्गेनिक बेंजीन कहा जाता है। ठीक है, ओके सर। इसका फॉर्मूला रहता है अपने पास B3N3 और H6 होता है। ठीक है, ओके सर। और यहाँ पर प्यारे बच्चों एक और बात बता दूं मैं आप लोगों को, एडिशनल बात, यहाँ पर नाइट्रोजन जो रहता है ये बच्चों इलेक्ट्रॉनिकली रिच रहता है। क्या रहता है सर? नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉनिक रिच होता है, और बोरॉन जो रहता है बच्चों वो इलेक्ट्रॉनिकली क्या रहता है सर? डेफिशिएंट रहता है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की मेरे पास कमी होती है। क्या होगा सर? इलेक्ट्रॉनों की कमी। और यहाँ पर बच्चों इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या इलेक्ट्रॉनिकली धनी होता है नाइट्रोजन। तो ये बोराजिन का कॉन्सेप्ट आपको बच्चों भविष्य में भी याद रखना पड़ेगा, क्योंकि बच्चों क्वेश्चन रिपीट होते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को देखते ही बच्चों एग्जामिनर जो है वो पेपर बनाता है। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि बोराजिन को इनऑर्गेनिक बेंजीन कहा जाता है। ऑप्शन सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। अब बच्चों अगला क्वेश्चन है कि ग्लास इज सोल्यूबल इन, कि ग्लास किसमें घुलनशील है। तो प्यारे बच्चों अपन को पता है कि ग्लास एक बहुत ही, अपन कह सकते हैं सॉलिड की कैटेगरी में रखा जाता है। तो वो बच्चों इस प्रकार के एसिड में घुलनशील रहेगा जो एक स्ट्रॉन्ग इनऑर्गेनिक मेरा एसिड होगा। क्या कह रहा हूं बच्चों? इन स्ट्रॉन्ग इनऑर्गेनिक एसिड में मेरा ग्लास घुलनशील रहता है। तो इन सब में स्ट्रॉन्ग घुलनशील एसिड कौन सा इनऑर्गेनिक एसिड सर? HF जो है वो एक अच्छा एसिड रहता है। और जैसे मैंने इसमें जो है ग्लास मतलब SiO2 को डाला, तो HF के साथ रिएक्शन करके H2SiF6 का बच्चों फॉर्मेशन कर देता है। सर किसका निर्माण करता है? H2SiF6 का निर्माण करता है। जैसे ही मैंने ग्लास को के ऊपर एसिड डाला या इनको जो मैंने जैसे ही मिश्रित किया, तो मेरा कोरेस्पॉन्डिंग कंपाउंड प्यारे विद्यार्थियों जनरेट रह गया, और उस कंपाउंड का नाम है H2SiF6। ठीक है, क्या बनेगा कोरेस्पॉन्डिंग कंपाउंड? कि ग्लास प्यारे बच्चों, इस ग्लास का फॉर्मूला क्या है सर? SiO2 है। अब जैसे ही SiO2 को मैंने किसके साथ बच्चों डाला सर? आपने HF के साथ डाला। प्यारे बच्चों यहाँ पर जो है ये कंपाउंड जो है स्टूडेंट्स वो है यहाँ पे HF है। क्या है बच्चों? सर ये HF है, मेरा हाइड्रोफ्लोरिक एसिड है, HF है प्यारे बच्चों। ठीक है, अब HF के साथ ये रिएक्शन करेगा, और रिएक्शन करके किस तरह से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहा है मेरे पास, वो मैं रिएक्शन यदि यहाँ पर लिखने का प्रयास करूं प्यारे बच्चों, तो अपने पास प्रोडक्ट क्या बनेगा सर? प्रोडक्ट बन जाएगा अपने पास H2SiF6। इस तरह से मेरा ये बच्चों प्रोडक्ट बनता है, और बहुत इंपॉर्टेंट साथ में बन जाएगा अपने पास H2O। आप लोग इस रिएक्शन को यदि बैलेंस करने का प्रयास करें, यहाँ पर आ जाएगा प्यारे विद्यार्थियों अपने पास 6 आते ही यहाँ पर H2 कितना हो गया सर? हाइड्रोजन मेरे पास 6 हो गए हैं, तो सर यहाँ पर हाइड्रोजन आ जाएगा प्यारे बच्चों अपने पास कहीं ना कहीं। यदि मैं इसको यहाँ पर 2 लिखने का प्रयास करूं, तो प्यारे बच्चों ये अपना रिएक्शन जो है बैलेंस हो रही है, क्योंकि अपन को पता है कि SiO2 ने HF के साथ रिएक्शन करके इस कंपाउंड का निर्माण कर लिया प्यारे बच्चों, और ये कंपाउंड प्यारे विद्यार्थियों HF में सोल्यूबल है। ठीक है, HF में सोल्यूबल है, इसका मतलब क्या हुआ सर? मेरा सिलिका भी HF में सोल्यूबल रहेगा। इसीलिए तो सिलिका ने या इस ग्लास ने HF के साथ रिएक्शन करके कोरेस्पॉन्डिंग बच्चों H2SiF6 प्रोडक्ट का निर्माण कर लिया। इसीलिए प्यारे विद्यार्थियों यदि अपन ग्लास को प्यारे विद्यार्थियों बांटना है, टुकड़ों में डिकम्पोज करना है, तो HF के साथ रिएक्शन करवा दीजिए बच्चों। अच्छा एसिड माना जाता है जो आसानी के साथ इसको घोल लेता है। ठीक है, तो इसका कौन सा ऑप्शन होगा बच्चों? सर इसका ऑप्शन हो जाएगा मेरे पास, करेक्ट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा सर HF। यहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों जो मैंने लिखा है वो HF लिखा है। ठीक है, इसका ए ऑप्शन एब्सोल्युटली करेक्ट है। अब बच्चों अपने पास अगला क्वेश्चन कि देयर आर नो SS बॉन्ड इन, कि किसमें से SS बंद नहीं है। अब ये बच्चों मेरे पास सल्फर के कुछ कंपाउंड इसने दे रखे हैं। ठीक है, S2O4-2 है, इस तरह से अलग अलग इसने कंपाउंड मेरे पास जिक्र की है। अब अपन को ये समझना है कि एक्चुअल में ये जो कंपाउंड है सल्फर के, जिसमें 2 सल्फर एटम है, तो ऐसा कौन सा कंपाउंड है जिसमें सल्फर और सल्फर के मध्य डायरेक्ट लिंकेज नहीं है। मतलब क्या है कि 3 तो ऐसे कंपाउंड है जिसमें सल्फर और सल्फर के मध्य मेरा जो है एक डायरेक्ट बॉन्ड बना हुआ है, लेकिन एक ऐसा कंपाउंड रहेगा जिसमें सल्फर सल्फर डायरेक्ट लिंक नहीं रहेगा। इसमें प्यारे विद्यार्थियों ऑक्सीजन एटम पाया जाता है, या फिर मैं यूं कहूं कि ऑक्सी लिंकेज पाया जाएगा। अब ऑक्सी लिंकेज किसमें पाया जाएगा, और डायरेक्ट जो है सल्फर सल्फर बॉन्ड किन प्रकार के यौगिकों में होगा, इसका प्यारे विद्यार्थियों मेरे पास एक कॉन्सेप्ट होता है। और कॉन्सेप्ट क्या है कि सर सबसे पहले अपन लोग इस सल्फर एटम की, प्रत्येक सल्फर एटम की कॉरेस्पॉन्डिंग कंपाउंड में ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट का पता लगाते हैं, और फिर इस ऑक्सीडेशन को, ये ऑक्सीडेशन स्टेट आपको प्रत्येक कंपाउंड में सल्फर की निकालनी।
जैसे मान लीजिए ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई मेरी 4 आ गई, 6 आ गई, 5 आ गई, 3 आ गई या 6 से ज़्यादा 8 आ गई। अब जैसे आप लोगों ने ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली है, मतलब क्या है कि सर ऑक्सीडेशन स्टेट मैंने कैलकुलेट की है। अब जो कैलकुलेट आपने ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट की है, इस कैलकुलेट ऑक्सीडेशन स्टेट को मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ कंपेयर कीजिए। क्या कह रहा हूं? जो आपने ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट की है, निकाली है, उसको मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ कंपेयर कीजिए। सर मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहती है? तो प्यारे बच्चों, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट उस बात पे डिपेंड करती है कि ये किस वर्ग से बिलोंग कर रहा है। यदि मैं प्यारे बच्चों बात करूं ग्रुप नंबर 13 की, तो उसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट रहती है 3। ग्रुप नंबर 14 की सर रहती है 4, और ग्रुप नंबर 15 की 5, और ग्रुप नंबर 16 की बच्चों 6, और ग्रुप नंबर 17 की 7, और इसी तरह से 8। ये प्यारे विद्यार्थियों मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स रहती है कि ये एलिमेंट किस वर्ग से बिलोंग कर रहा है। अब सल्फर कौन से वर्ग से बिलोंग कर रहा है? सर सल्फर तो ऑक्सीजन फैमिली से बिलोंग कर रहा है, और जिसका मेरे पास ग्रुप नंबर जो वर्ग होता है वो होता है सर 16, और 16वें वर्ग से बिलोंग रखने वाले प्रत्येक एटम की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी रहती है? सर 6 रहती है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर यूं लिखने का प्रयास करूंगा कि सल्फर की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट वो होती है प्यारे बच्चों कितनी? सर मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट रहती है प्यारे बच्चों मेरे पास 6। अब इसकी प्रत्येक की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए और ये पता लगाइए कि वो सल्फर से कम है। यदि ऑक्सीडेशन स्टेट सल्फर से कम है तो प्यारे विद्यार्थियों वो डायरेक्ट लिंक होते हैं सल्फर सल्फर बॉन्ड के थ्रू। इसमें किसी भी तरह का कोई एटम इंसर्शन नहीं रहता है। अब यदि इनके ऑक्सीडेशन स्टेट 6 से कम आनी चाहिए, मतलब 5 आ गई, 4 आ गई, 3 आ गई, 2 आ गई, यदि ऐसी ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है तो वो डायरेक्ट जुड़े रहेंगे। और यदि ऑक्सीडेशन स्टेट सल्फर की 6 या 6 से ज्यादा आ गई तो वो प्यारे विद्यार्थियों डायरेक्ट लिंक नहीं रहेंगे, इसमें बच्चों ऑक्सीजन एटम इंसर्शन रहेगा। तो मैं प्रत्येक एटम की यहाँ पर सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालता हूँ। सबसे पहले अपने पास प्यारे विद्यार्थियों S2O4-2 है, तो यहाँ पर सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकाली जाएगी? सर यहाँ पर सबसे पहले अपन लोग कर देंगे, सल्फर के पास 2x है, प्लस ऑक्सीजन 4 है मेरे पास, एक ही रहती प्यारे बच्चों माइनस की 2, और यहाँ पर है बच्चों माइनस का 2। यहाँ पर सर 2x माइनस का सर 8, इधर आ जाएगा माइनस का 2, तो 2x इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा 6, और यहाँ पर x आ जाएगा प्यारे विद्यार्थी मेरे पास 3। ठीक है, ओके सर। दूसरा है मेरे पास प्यारे विद्यार्थियों कॉन्सेप्ट, यहाँ पर S2O5 है, -2 है, यहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों मेरा O5 है। ठीक है, यहाँ पर ये जैसे 5 लगाया मैंने, तो 5 लगाए थे बच्चों, क्या आ गया सर? यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास, यहाँ पर 2x इक्वल टू आ जाएगा स्टूडेंट्स 8, और यहाँ पर x आ जाएगा बच्चों अपने पास 4। थर्ड की बात करूं तो अपने पास आ जाएगा प्यारे विद्यार्थियों S2O3-2 में आ जाएगा स्टूडेंट्स अपने पास 2x बराबर आ जाएगा बच्चों 4, और x बराबर आ गया मेरे पास 2 आ गया। ठीक है, इसी तरह से मैं यदि इसे फोर्थ को निकालने का प्रयास करूं तो यहाँ पर आ जाएगा S2 है, O7 है, -2 की स्थिति में आ जाएगा 2x, और ये आ जाएगा सर मेरे पास 12 है, और x बराबर आ गया 6। तो प्यारे विद्यार्थियों इन सब की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है, इन सब की बच्चों ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो 6 से कम है। क्या है सर? 6 से कम है। और जब 6 से कम ऑक्सीडेशन स्टेट है तो इसमें एस जो है वो बंद उपस्थित रहेगा। बंद क्या रहेगा बच्चों? सर बंद उपस्थित रहेगा मेरा। ठीक है, लेकिन ये नीचे वाला कॉन्सेप्ट क्या है बच्चों? सर नीचे वाला कंपाउंड ऐसा कंपाउंड है जिसकी मेरी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो सर 6 के बराबर आ गई। यहाँ जब ऑक्सीडेशन स्टेट के मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट से कैलकुलेट वाली कम है यहाँ पे, इसीलिए बच्चों एस बंद उपस्थित है। और यहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो मेरी 6 के बराबर है, इसलिए प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर एस बंद नहीं पाया जाएगा। कौन सा बॉन्ड पाया जाएगा? सर यहाँ पर आपका बॉन्ड जो पाया जाएगा वो पाया जाएगा प्यारे विद्यार्थियों SOS बॉन्ड पाया जाता है। तो यहाँ पर मैं लिखूं, यदि आप लोगों से ये चीजें डिस्कशन करने का प्रयास करूं तो इन तीनों में ही मेरा लिंकेज पाया जाएगा सल्फर बॉन्ड सल्फर, लेकिन इससे नीचे वाले में मेरा जो बॉन्ड पाया जाएगा वो पाया जाएगा सर सल्फर ओ सल्फर लिंकेज मेरा उपस्थित रहता है। कहीं कोई समस्या नहीं प्यारे बच्चों, और ये आपको अच्छे से पता होना ही चाहिए कि इस पर्टिकुलर कंपाउंड में मेरे पास कौन सा लिंकेज है। सर इसमें कंपाउंड में आपका लिंकेज सल्फर के बीच ऑक्सीजन उपस्थित है। ये बच्चों इसकी मेरी स्ट्रक्चर बन जाएगी, और ये वाला ऑप्शन एब्सोल्युटली करेक्ट है। इसी ने पूछा कि सल्फर सल्फर बॉन्ड नहीं पाया जाना चाहिए, इसमें नहीं पाया जाता, SOS मेरा
लिंकेज पाया जाता है। इसका ऑप्शन सही हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों डी। और यदि मैं आप लोगों से इसकी स्ट्रक्चर निकालने का प्रयास करूं प्यारे बच्चों, तो अपन को पता है कि सल्फर, ये बच्चों हो गया ऑक्सीजन और सल्फर रह गया, ठीक है। और बच्चों यहाँ पर डबल बॉन्ड ओ, और क्या रहेगा सर, यहाँ पर बच्चों डबल बॉन्ड ओ, ठीक है। ओके सर, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड ओ और डबल बॉन्ड ओ, और बच्चों यहाँ पर ओ नेगेटिव आ जाएगा क्योंकि बच्चों दो नेगेटिव है, और यहाँ पर भी ओ नेगेटिव आ जाएगा। तो तीन ये छह, और बीच में ऑक्सीजन पाई जाएगी, और सल्फर की छह की छह वैलेंसी काम आ गई, एक दो तीन चार पांच और छह। इस तरह से स्टूडेंट्स ये इसकी मेरे पास क्या रहती है बच्चों, सर ये इसकी आपने ज्योमेट्री अच्छे से डिसाइड कर ली है, कहीं कोई समस्या नहीं, ठीक है। इस तरह से प्यारे बच्चों ये इसकी मेरे पास ज्योमेट्री हो गई, ठीक है। ये पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझा दिया है, ऑप्शन डी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। अगला क्वेश्चन बच्चों अपने पास, फॉर ए रिएक्शन NaB प्लस N2B इज गिव्स M1C प्लस M2D, और डेल्टा एक्स इसने दे रखा है, क्या है वैल्यू डेल्टा एक्स की, सर डेल्टा एक्स की इसने वैल्यू दे रखी है मुझे बच्चों, वो दे रखी सर M1 प्लस M2 माइनस N1 प्लस N2, ठीक है। और अभिक्रिया ये इस तरह से इसने रिएक्शन दे रखी है, जो ऊपर वाली वो सेम की सेम है, ठीक है। ये है मेरे पास सबस्ट्रेट, ये प्यारे विद्यार्थियों रिएक्टेंट है, ये भी रिएक्टेंट है, और ये आपस में रिएक्शन करके बच्चों इस प्रोडक्ट का इसने फॉर्मेशन किया है। और उसने इन्फॉर्मेशन दी है कि डेल्टा एक्स जो है वो इनके कोफिशिएंट, जो प्रोडक्ट के कोफिशिएंट है रिएक्टेंट के, उसको माइनस में कर दिया बच्चों रिएक्टेंट के कोरेस्पॉन्डिंग। तब प्यारे विद्यार्थियों इस केसी की मेरी यूनिट क्या रहेगी, इस केसी की बच्चों यूनिट या इकाई क्या रहेगी, उसको मुझे डिटेल में समझना है। अब बच्चों अपन लोग को पता है कि केसी एक्चुअल में है क्या, कि सर केसी रहता है मेरे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है सर, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन प्यारे विद्यार्थियों कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। क्या कह रहा हूं मैं सर, केसी इक्वल टू, या के इक्विलिब्रियम अपने पास सर आता है मेरे पास, के इक्विलिब्रियम इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, क्या सर, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन सर मेरे पास रिएक्टेंट, और इनके बच्चों मेरे पास कोफिशिएंट आ जाएंगे, क्या आ जाएंगे सर, यहाँ पर कोफिशिएंट यदि मेरा m मान लूं और यहाँ पर मान लूं प्यारे विद्यार्थियों n, इस तरह से के इक्विलिब्रियम आता है। यदि मैं इस रिएक्शन की बात करूं प्यारे बच्चों, तो इसका के इक्विलिब्रियम कैसे लिखूंगा, इसका सर के इक्विलिब्रियम लिख देना आप, प्रोडक्ट कौन कौन से सर, प्रोडक्ट मेरे पास सी की पावर है बच्चों, कोफिशिएंट इसके पावर में चला जाएगा m1, दूसरा कोफिशिएंट क्या है सर डी है, और उस डी के क्या है सर m2 है, तो ये इसकी पावर में चला जाएगा, यही तो मैं लिख रहा हूं, ठीक है। अपॉन में आ जाएगा प्यारे बच्चों मेरे पास रिएक्टेंट सबस्ट्रेट जो है कौन कौन से सर, ए है, और इस ए का कोफिशिएंट इसकी पावर में चला जाएगा, जो कंसंट्रेशन टर्म में या इस पूरी रिएक्शन में बच्चों मेरा प्रोडक्ट और रिएक्टेंट है, उसके आगे जो कोफिशिएंट है वो हमेशा उसकी पावर में लगाना बच्चों, तभी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का मेरा रिप्रेजेंटेशन सही होगा, अन्यथा बच्चों सही नहीं हो सकता। यदि मैं इसको लिखने का प्रयास करूं, ए की पावर क्या रह जाएगी सर, ए की पावर आ जाएगी मेरे पास n1, और बी की पावर आ जाएगी बच्चों मेरे पास n2। इस तरह से मैंने इस के इक्विलिब्रियम को आप लोगों के सामने रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। ओके सर, अब ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है सर कि के इक्विलिब्रियम इक्वल टू सी की पावर, डी की पावर, और प्यारा विद्यार्थियों ए और बी, और इस सब ने इनको m1 प्लस m2, क्योंकि पता है अपन को कि जब कंसंट्रेशन है तो m1 प्लस m2 और माइनस n1 प्लस n2 को इसने कहा दिया डेल्टा एक्स। ये क्या है सर, डेल्टा एक्स को इसने पूर्णतया श्रेणी में मान दिया है, इसलिए बच्चों इसकी यूनिट जो रहेगी मेरे पास प्यारे विद्यार्थियों, वो आ जाएगी यूनिट अपने पास, इसके इक्विलिब्रियम की यूनिट आ जाएगी बच्चों, क्या सर, इसकी यूनिट आ गई बच्चों, यहाँ पर क्या है सर, ये कंसंट्रेशन है, क्या है बच्चों सर, कंसंट्रेशन है, ये सांद्रता को रिप्रेजेंट करता है, और अपन को पता है सांद्रता की यूनिट क्या रहती है सर, मोल पर लीटर रहती है। तो मैं क्या कह सकता हूं सर, मोल पर लीटर, और इनका कोफिशिएंट बच्चों इसकी पावर में आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरे पास डेल्टा एक्स, क्या आ जाएगा बच्चों सर, डेल्टा एक्स आ जाएगा, क्योंकि अपन को पता है कि इनकी जब बेस समान रहता है तो घातें बच्चों जुड़ जाती है, इसलिए इसने पावर को बच्चों एड किया है। यहाँ पर ये प्रोडक्ट की पावर है, किसकी पावर है सर, उत्पाद की पावर है, ठीक है, उत्पाद की पावर, यहाँ इसके कोफिशिएंट है जो पावर में चले गए हैं, ठीक है। और ये है मेरे पास रिएक्टेंट के कोफिशिएंट, रिएक्टेंट के बच्चों कोफिशिएंट माने जाते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके सर, कहीं कोई समस्या नहीं है, मोल पर लीटर और डेल्टा एक्स आता है मेरा इसके इक्विलिब्रियम की यूनिट,
और के इक्विलिब्रियम अब क्या हो गया सर, ये मेरा के इक्विलिब्रियम के सी हो गया है। ये सी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है सर, कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब क्या है इसका कि सर रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले मेरे जितने भी कंपोनेंट है, चाहे वो सबस्ट्रेट है या प्रोडक्ट है, जब उसकी मात्रा को सांद्रता के पदों में बच्चों व्यक्त किया जाए तो मैं के इक्विलिब्रियम को क्या कहूंगा सर, केसी कहा जाता है। और यदि इन सभी कंपोनेंटों की बच्चों मात्रा को प्रेशर या दाब में निरूपित किया जाए तो यही मेरा के इक्विलिब्रियम केपी बन जाता है। केपी कब, जब केपी मतलब प्रेशर और केसी मतलब सी का मतलब बच्चों कंसंट्रेशन या सांद्रता माना जाता है। इसीलिए प्यारे बच्चों इस केसी की यूनिट क्या रह गई सर, मोल पर लीटर की पावर डेल्टा एक्स। और इस डेल्टा एक्स का मतलब क्या है कि सर यहाँ पर डेल्टा एक्स इस बात को निरूपित कर रहा है कि प्रोडक्ट के जो कोफिशिएंट है माइनस है बच्चों मेरे पास रिएक्टेंट के कोफिशिएंट। इसलिए प्यारे बच्चों यहाँ पर ये कंसंट्रेशन को निरूपित कर रहा था, इसलिए मैं यहाँ पर मोल पर लीटर को डेल्टा एक्स से बच्चों निरूपित करते हुए मेरी ये वाली वैल्यू सही हो जाएगी। ठीक है, तो हमेशा याद रखना इस के इक्विलिब्रियम की कंसंट्रेशन समझते हैं। जब के इक्विलिब्रियम मेरा केसी की तरह व्यवहार करे तो इसकी यूनिट हो जाएगी बच्चों मोल पर लीटर, मोल पर लीटर की पावर मेरे पास डेल्टा एक्स। ठीक है, ओके सर। यहां पर ये भी हो सकता है प्यारे बच्चों कि यहाँ अब की बार मेरा के इक्विलिब्रियम के पी है तो इसकी यूनिट हो जाएगी अपने पास प्यारे विद्यार्थियों दाब की, मतलब प्रेशर की। और प्रेशर की यूनिट को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है सर, प्रेशर को एटीएम में निरूपित किया जा सकता है। तो ये हो जाएगा एटीएम की पावर डेल्टा एक्स। ये वाला ब्रैकेट ऐसे लिखा है मैंने, और लेकिन ये कंसंट्रेशन को निरूपित कर रहा है। या और हो सकता है प्यारे विद्यार्थियों ये वाला बार क्या रह सकता है बच्चों, बार रह सकता है। तो पिछले वीडियो में बच्चों मैंने उसकी जगह पी लिख दिया था, तो आप लोग उसको बार पढ़े। क्या पढ़ना है बच्चों, उसको बार पढ़ना है, क्योंकि अपने पिछले वीडियो में क्वेश्चन था कि केपी और केसी के बीच रिलेशन, तो मैंने आप लोगों से डिस्कशन किया था कि केपी को बच्चों बार भी लिखा जा सकता है, तो ये बच्चों बार हो सकता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा अपने पास मोल प्रति लीटर की पावर डेल्टा एक्स, ये अपने पास केसी की यूनिट हो जाएगी। ठीक है, ओके सर, इसका भी ऑप्शन सही है। अगला है अपने पास क्वेश्चन कह रहा है कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से अमोनिया के निर्माण में उष्मा निकलती है, ताप का बढ़ना किस तरह से बच्चों ये ताप का बढ़ना मेरा रिएक्शन को प्रभावित करेगा। क्या कह रहा है ऑप्शन कि फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया फ्रॉम नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन इज accompanied by the evolution of heat increase of temperature, कि टेम्परेचर को बढ़ाने पे मेरी रिएक्शन जो है वो किस तरह से चेंज रहेगी उसको समझते हैं। ठीक है बच्चों, ओके सर। अब सबसे पहले अपने पास कॉन्सेप्ट क्या है कि सर कॉन्सेप्ट ये रहता है कि एक्चुअल में जब ली सातेली प्रिंसिपल की बात करते हैं तो प्यारे विद्यार्थियों अपना इक्विलिब्रियम डिस्टरबेंस होने के बहुत सारे फैक्टर रहते हैं। जैसे सर प्रेशर को इंक्रीज कर दिया, यहाँ बच्चों मैंने इंक्रीज कर दिया वॉल्यूम को, यहाँ इंक्रीज कर दिया बच्चों टेम्परेचर को। तो इस तरह के कोफिशिएंट को मैं यदि चेंज करता हूँ तो मेरा इक्विलिब्रियम जो है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाता है बच्चों, चेंज हो जाता है। ठीक है, तो इसी तरह से मैंने यहाँ पर ये रिएक्शन लिए प्यारे बच्चों। कौन सी रिएक्शन है सर, सबसे पहले रिएक्शन की बात करा N2 है प्लस 3H2 है, और सर ये रिएक्शन करके मेरे पास यहाँ पर 2NH3 का मेरा फॉर्मेशन कर रहे हैं। यहाँ पर बच्चों अपने पास आयरन रहता है और सर मोलिब्डेनम रहता है। इस तरह से बच्चों ये मेरी हेबर प्रोसेस रहती है जो इस अमोनिया के फॉर्मेशन में कहीं ना कहीं बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट रोल पैदा करते हैं। ठीक है, ये है मेरे पास बच्चों पूरा का पूरा रिएक्शन। और इसने कहा क्या है कि सर यहाँ पर अपने पास प्लस में हीट है, और मैंने आपको पिछले वीडियो में भी इस बात का डिस्कशन किया था कि जब बच्चों उष्मा निकलती है तो उष्मा निकलने का क्या मतलब है सर, यहाँ पर एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो रही है। क्या हो रही है प्यारे बच्चों सर, एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो रही है। यहाँ पर डेल्टा एच की वैल्यू मेरे पास नेगेटिव रहती है, ऋणात्मक होती है। और जब डेल्टा एच की वैल्यू बच्चों नेगेटिव रहती है तो मेरे पास कॉन्सेप्ट क्या था सर, कॉन्सेप्ट यह था कि टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर रिएक्शन सर मेरी बैकवर्ड जाती है। क्या जाती है सर, बैकवर्ड जाती है। तो बैकवर्ड जाने का पीछे कारण क्या था कि मेरा उत्पाद कम बन रहा है। बैकवर्ड का मतलब क्या है कि सर NH3 जो है मेरा वो कम बनेगा, NH3 कंसंट्रेशन डिक्रीज रहेगी, और बच्चों मेरा H2 एंड बच्चों N2 जो है वो अपने आप बनेगा। अब अपन को पता है कि के इक्विलिब्रियम क्या रहता है सर, के इक्विलिब्रियम रहता है मेरा प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन सर मेरे पास रिएक्टेंट की पावर N और उसकी पावर M।
जितना ये ज्यादा रहेगा उतना ही सर मेरा के इक्विलिब्रियम ज्यादा होगा। लेकिन यहाँ पर कॉन्सेप्ट ये कह रहा है, कॉन्सेप्ट प्यारे बच्चों मेरा ये बन गया कि तेरी रिएक्शन के दौरान हीट निकल रही है, और जब हीट निकल रही है एक्सोथर्मिक है, तो बच्चों टेम्परेचर इंक्रीज करने पर रिएक्शन बैकवर्ड जा रही है, मतलब रिएक्टेंट ज्यादा बन रहा है। और जब रिएक्टेंट ज्यादा बनेगा तो ऑटोमेटिकली प्यारे विद्यार्थियों मेरा के इक्विलिब्रियम जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पर बच्चों इस तरह के इक्विलिब्रियम क्या होगा सर, डिक्रीज हो जाएगा, मैं टेम्परेचर को इंक्रीज किया तो यहाँ पर क्या रहेगा सर, क्या अमोनिया के निर्माण में सहायक है, फैसिलिटीज द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, ये अमोनिया के निर्माण में तब सहायक रहती बच्चों जब ये रिएक्शन मेरी फॉरवर्ड जाती, लेकिन यहाँ पर एक्सोथर्मिक है, इसलिए बच्चों ये रिएक्शन मेरी बैकवर्ड है। ये प्यारे विद्यार्थियों N2 को एंड बच्चों H2 को बनाने में सहायक है। ठीक है, सहायक है। और क्या बोल रहा है कि द डिक्रीज द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये वाला एब्सोल्युटली करेक्ट है, बिल्कुल सही हो जाएगा। ये डिक्रीज ही करेगा बच्चों, इंक्रीज नहीं करेगा, इंक्रीज नहीं करेगा। फैसिलिटीज अमोनिया फॉर्मेशन बट डज नॉट अफेक्ट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, नहीं प्यारे विद्यार्थियों इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को ये प्रभावित मेरे करती है, इसलिए बच्चों ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही रह जाएगा। इस तरह समझना था और आपको अच्छे से समझना है। तो अपन लोग एक कॉन्सेप्ट रहता है अपने पास क्या बच्चों कि सर इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इसको समझाने के लिए वॉन्ट हॉप इक्वेशन काम में आती है, उसका अपन लोग अभी जिक्र करते हैं। ठीक है, क्या कॉन्सेप्ट कह रहा हूं मैं, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इक्वल टू इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन के इक्विलिब्रियम या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पर तापमान का किस तरह से प्रभाव पड़ता है, उसको समझाने के लिए अपन कौन से इक्वेशन का प्रयोग करते हैं सर, वॉन्ट हॉप इक्वेशन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है बच्चों, ओके सर, वॉन्ट हॉप इक्वेशन। अब वॉन्ट हॉप इक्वेशन है क्या, उसका मैं डिटेल में आप लोगों से एनालिसिस करता हूं और समझाता हूं। यहां पर रहता है प्यारे बच्चों log K2 अपॉन K1 इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन आ जाएगा मेरे पास 2.303 इंटू मेरे पास आर, और ये मल्टीप्लाई आ जाएगा प्यारे विद्यार्थियों डेल्टा टी, और ये बच्चों मेरे पास T1 इंटू T2। अब जैसे ही मैंने टेम्परेचर इंक्रीज किया और जब डेल्टा एच की वैल्यू प्यारे विद्यार्थियों मेरी नेगेटिव है, तो ऑटोमेटिकली ये वाली वैल्यू कम हो जाएगी। तो एक्सोथर्मिक के केस में टेम्परेचर यदि मेरा इंक्रीज किया तो बच्चों के इक्विलिब्रियम डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव है। और यही केस में यदि आप लोगों से रिवर्स डिस्कशन करूं, मतलब क्या कि एंडोथर्मिक मतलब डेल्टा एच की वैल्यू मेरे पास पॉजिटिव है, जैसे टेम्परेचर इंक्रीज किया के इक्विलिब्रियम बढ़ जाएगा। तो ये बच्चों एक्सोथर्मिक का था, इसलिए के इक्विलिब्रियम मेरा डिक्रीज हो जाएगा। ए ऑप्शन सही नहीं रह करके बी ऑप्शन इसका एब्सोल्युटली करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों अपने पास ये रहा। अब ये केमिकल इक्विलिब्रियम खत्म हो गया, अब अपन लोग डिस्कस करते हैं बच्चों अपने पास आयोनिक इक्विलिब्रियम के कॉरेस्पॉन्डिंग कुछ क्वेश्चन है, उनका डिटेल से एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले ये कह रहा है कि द H प्लस आयन कंसंट्रेशन इन एन एक्वा सॉल्यूशन इज 2 into 10 to the power माइनस का 4m। द वैल्यू ऑफ pH ऑफ दिस सॉल्यूशन इज, कि एक जलीय विलयन में H प्लस आयन की मेरे पास सांद्रता जो है प्यारे बच्चों वो है 2 into 10 to the power माइनस का 4m। इस विलयन की पीएच का मान मेरा क्या रहेगा उसको डिटेल में समझते हैं। अब बच्चों अपन को पता है कि एक्चुअल में सर मेरे पास पीएच क्या रहती है सर, पीएच का फॉर्मूला होता है माइनस log ऑफ H प्लस आयन की कंसंट्रेशन सर पीएच होती है। यहां पर मैं H प्लस आयन की सांद्रता की वैल्यू रख दूंगा, और बच्चों मेरे पास इसका माइनस log ले लिया, और यहां सर मेरी पीएच आ जाएगी। ठीक है, ओके सर, तो पीएच इक्वल टू माइनस log H प्लस की सांद्रता कितनी प्यारे बच्चों सर, इसकी सांद्रता है 2 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 4 है। ठीक है भाई, ओके सर। तो यहां पर मैं इसको लिखने का प्रयास करूं, तो ये बच्चों अपन को पता है कि प्लस की वैल्यू का जब log लेते हैं, तो जैसे मान लीजिए कि ये log है और यहां पर a इंटू बी है, तो यहां पर लिखते हैं इसको log a प्लस लिखते हैं प्यारे बच्चों log b। ठीक है, एक तो फॉर्मूला ये log का काम आना चाहिए। दूसरा log का फॉर्मूला क्या रहता है सर, log a की पावर यदि n है तो उसको मैं लिखता हूं n की पावर आगे आ जाएगी, और ये हो जाएगा बच्चों log a। इस तरह से ये दोनों फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए, जो n की पावर वो आगे आ गई, a की पावर n आगे आ गई। अब इसको मैं समझाता हूं, माइनस का log 2 प्लस प्लस बच्चों सॉरी यहां पर माइनस आएगा, माइनस का log है ना यहाँ पे, तो माइनस का log आ गया
इस 10 की पावर 4 का, 10 की पावर माइनस का 4। अब माइनस 2 का लोग कितना है सर, 2 का लोग रहता है अपने पास प्यारे बच्चों माइनस का 2.3010। ओके सर, माइनस का लोग आ गया, माइनस का लोग आ जाएगा, ये बच्चों मेरे पास पावर आगे आ जाएगी। यहाँ पर ऑलरेडी माइनस है और माइनस की पावर आगे आ गई, और सर ये आ गया मेरे पास सर लोग 10 आ गया। ठीक है, ओके बच्चों, ओके सर, कहीं कोई समस्या नहीं आपके पास। यहाँ पर माइनस का 0.30, यहाँ पर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 4। अब लोग 10 की वैल्यू कितनी रहे सर, लोग 10 की वैल्यू मेरे पास 1 होती है, तो 1 को बच्चों मल्टीप्लाई किया मैंने 4 के साथ, तो ये आ गया सर 4, माइनस आ गया बच्चों 0.3018। ठीक है, इस तरह से मैं यदि इसको और फर्दर सोल्व करने का प्रयास करूं तो 4 में से अपन को निकालना माइनस का 0.3, तो ये आ जाएगा अपने पास प्यारे विद्यार्थियों 3 पॉइंट आ जाएगा बच्चों अपने पास कितना सर, 3 पॉइंट आ जाएगा अपने पास 7। तो ये बच्चों ऑप्शन एब्सोल्युटली करेक्ट है। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी सर, इसकी वैल्यू आ जाएगी अपने पास प्यारे बच्चों सर, इसकी वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 3.7, एब्सोल्युटली करेक्ट है, कहीं कोई समस्या नहीं है। ठीक है, तो इसकी पीएच कितनी आ गई सर, इसकी पीएच आ गई मेरे पास 3.7। ओके बच्चों, ओके सर, इसकी पीओएच कितनी आएगी सर, इसकी पीओएच आ जाएगी 14 माइनस 3.7, और ये आ जाएगा मेरे पास प्यारे बच्चों 11.3 आ जाएगा। 11.3 नहीं प्यारे बच्चों, ये आ जाएगा अपने पास 10.3 आ जाएगा। ठीक है, ओके सर, क्योंकि अपन को पता है कि पीओएच प्लस पीएच इक्वल टू 14 रहता है। ठीक है, तो इसका ए ऑप्शन एब्सोल्युटली करेक्ट है, कहीं कोई समस्या नहीं है। ये मैंने बच्चों पीएच निकालने का आप लोगों से फॉर्मूले को डिस्कशन कर दिया, कहीं कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन, कि द पीएच ऑफ ए सॉल्यूशन इज इंक्रीज फ्रॉम 3 to 6, इट्स H प्लस आयन कंसंट्रेशन विल बी। यदि मैंने पीएच प्यारे विद्यार्थियों 3 से बढ़ा करके 6 हो जाती है, तो इसके H प्लस आयन की सांद्रता में क्या परिवर्तन होगा, उसको एक्चुअल में समझते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि पीएच कि इस pH बराबर 3 की केस में मेरे पास H प्लस आयन की कंसंट्रेशन कितनी आएगी सर, H प्लस आयन कंसंट्रेशन आ गई माइनस का 4। अब माइनस की 3 सांद्रता थी, तब pH कितनी आ गई सर, 3 आ गई। कैसे अपने पास pH का फॉर्मूला पता है कि pH इज इक्वल टू माइनस लॉग H प्लस। अब की बार मैं H प्लस की सांद्रता कितना ले लूं सर, H प्लस की सांद्रता आप लोग ले लेना प्यारे बच्चों माइनस का 3। अब माइनस का 3 आगे आ जाएगा और वो हो जाएगा प्लस, इसलिए pH आगे बच्चों 3 आ गए, जब H प्लस की सांद्रता 10 की पावर माइनस का 3 है। चाहे उल्टा करो, चाहे इससे बच्चों सांद्रता निकालो या सांद्रता से ये निकालो, कॉन्सेप्ट तो वही रहेगा, कहीं कोई समस्या नहीं है। अब नेक्स्ट है मेरे पास pH बच्चों सर 6 है, तो यहाँ पर H प्लस की आयन की कंसंट्रेशन कितनी हो गई सर, 10 की पावर माइनस का 6 हो गया। और प्यारे विद्यार्थी समझिए, जैसे ही मैंने pH को इंक्रीज किया तो मेरी जो कंसंट्रेशन है बच्चों 10 की पावर माइनस 3 से 10 की पावर माइनस की 6 हुई। तो एक कॉन्सेप्ट समझिए प्यारे बच्चों कि सर pH को इंक्रीज करने पे H प्लस की सांद्रता जो है बच्चों वो हमेशा और हमेशा डिक्रीज ही रहती है, क्योंकि माइनस लॉग है बच्चों, यहाँ पर माइनस का लॉग है, इसलिए जब pH 6 थी 10 की पावर माइनस का 6 था, और जब pH 3 थी तो बच्चों 10 की पावर माइनस 3 था। और अपन को पता है कि वैल्यू जो है बच्चों, वैल्यू जो है 10 की पावर माइनस का 3 ज्यादा है 10 की पावर 6 से। और यदि अपन लोग इसको कंपेयर करने का प्रयास करूं प्यारे बच्चों, तो 10 की पावर माइनस 6 को 10 की पावर माइनस 3 गया मैं, तो कितना आ गया ऊपर सर, ऊपर आ जाएगा 10 की पावर माइनस का 3। तो कंसंट्रेशन कितनी कम हो गई सर, 10 की पावर माइनस का 3 कम हो गई। या फिर मैं यूं लिख सकता हूं कि सर 1 इंटू 10 की पावर 1000 जो है गुणा कम हो जाएगी, जब प्यारे विद्यार्थियों पीएच जो है इस 3 से मेरी 6 हुई, तो बच्चों कंसंट्रेशन जो है 10 की पावर माइनस का 3 गुणा जो है वो कम हो गई। या फिर मैं यूं कहूं, इसकी पावर को यदि मैं नेगेटिव नीचे ले जाने का प्रयास करूं तो ये हो जाएगी 1/1000 आ जाएगा, या 1 अपॉन आ जाएगा बच्चों 10 की पावर 3। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट लगाना था यार, जब बच्चों पीएच का मान 3 से 6 बढ़ा है तो ऑब्वियस बात है H प्लस की सांद्रता बच्चों कम होगी। अब कितनी कम हुई वो बच्चों 10 की पावर अपन लोग माइनस में अपॉन में ले लेंगे, कहीं कोई समस्या नहीं, दुगनी हो जाएगी, बढ़ेगी तो नहीं, 100 गुना बढ़ानी तो नहीं है यार हमेशा। और घटने वाला एक ही ऑप्शन था। मजेदार बात देखिए कि डिक्रीज वाला या रिड्यूस वाला एक ही ऑप्शन था, और वही आप लोगों को टिक करना था कि जब जब पीएच बढ़ती है H प्लस आयन की कंसंट्रेशन बच्चों हमेशा और हमेशा कम रहती है। और यहाँ पर पीएच बच्चों मेरी जो है डबल हुई है, तो 10 की पावर माइनस 3 गुना जो है कम हो जाएगी। कंसंट्रेशन देखना था, डबल नहीं, यहाँ पर कंसंट्रेशन निकालनी थी,
इसीलिए प्यारे बच्चों ये मेरा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। मैंने पूरा आपको फॉर्मूले से इसको अच्छे से बता दिया है। अब प्यारे बच्चों अपने पास है नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। आज की क्लास का बच्चों लास्ट क्वेश्चन है, आज तक अपन लोग बच्चों यहीं तक पढ़ेंगे। इस क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है अपना कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एक्ट एज बफर सॉल्यूशन, कि निम्न में से कौन सा एक बफर विलयन के रूप में कार्य नहीं करता है। अब अपन को पता है कि बफर सॉल्यूशन अपन लोगों को प्रीवियस क्लास में भी डिस्कशन किया था, और आप लोग एक बात को समझ रहे हैं कि आयोनिक इक्विलिब्रियम में एक बफर सॉल्यूशन का क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों फिक्स है। तो अपन को पता है कि बफर सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन रहता है जो बच्चों उसकी पीएच चेंज नहीं करता, चाहे उसमें H+ की आयन की कंसंट्रेशन ऐड करूं या OH- की ऐड करूं, पीएच चेंज नहीं होती है, ठीक है। ओके सर। अब अगला कॉन्सेप्ट ये है कि सर बफर एक्चुअल में बनाएगा कौन, तो बफर बच्चों हमेशा और हमेशा वीक एसिड या वीक बेस ही बनाता है। यदि मैं वीक एसिड लेता हूं तो उसके साथ बच्चों उसका सोल्ट और साथ में बच्चों स्ट्रॉन्ग बेस का सोल्ट रहेगा वीक एसिड के साथ। और यदि मैं वीक बेस की बात करूं तो वीक बेस लेना पड़ेगा और उसके साथ उस खुद का सोल्ट और कॉरेस्पॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग एसिड का सोल्ट लिखा जाता है। तो बच्चों बफर में हमेशा और हमेशा कौन काम आता है सर, बफर में बच्चों हमेशा वीक एसिड, या फिर मैं यूं कहूं कि सर बफर में काम आता है मेरे पास वीक बेस काम में आता है। उनके साथ बच्चों कॉन्जुगेट उनका क्या रहता है सर, कॉन्जुगेट बेस होता है। और इधर भी बच्चों मेरे पास कॉन्जुगेट बेस। यहाँ पर सॉल्ट वाला कॉन्सेप्ट आप लोग हमेशा याद रखना, कहीं कोई समस्या नहीं है। इस वेफर का एग्जाम्पल क्या था सर, CH3COOH प्लस है प्यारे विद्यार्थियों, CH3COONA, ठीक है स्टूडेंट्स, ओके सर। और यहाँ पर इसका एग्जाम्पल था बच्चों NH4OH और प्लस था सर NH4Cl, ठीक है। और कॉन्सेप्ट हमेशा याद ये रखना बच्चों कि सर स्ट्रॉन्ग एसिड एंड सर स्ट्रॉन्ग बेस जो है वो बच्चों कभी भी बफर का मेरा फॉर्मेशन नहीं करते, बफर का निर्माण नहीं करते। नेवर फॉर्म बफर, बफर का निर्माण कभी नहीं करते हैं, ठीक है। यहां पर लिख दीजिए नहीं करते हैं, ठीक है। अब देखिए कौन सबसे पहले तो उस ऑप्शन को हटा दीजिए जो स्ट्रॉन्ग एसिड की भांति व्यवहार कर रहा है। तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है सर, ये मेरे पास सबसे पहले मुझे दिख गया है सर, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। इसीलिए ये बच्चों कभी भी बफर का निर्माण नहीं करेगा, बफर सॉल्यूशन नेवर फॉर्म, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एस है, बेस एसिड होने की वजह से बफर सॉल्यूशन का निर्माण नहीं करेगा, ठीक है। बाकी वाले सारे के सारे बच्चों बफर का निर्माण करेंगे, लेकिन ये एकमात्र बच्चों मेरा क्या बन गया सर, ये आपका बन गया सर, ये अपने पास कह सकते हैं कि सर स्ट्रॉन्ग जो है एसिड होने की वजह से बफर सॉल्यूशन का निर्माण नहीं करेगा। ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, बाकी वाले सारे बफर बना देंगे, ये वाले तो बफर सॉल्यूशन का निर्माण मेरे कर देंगे, लेकिन ये निर्माण नहीं करेगा क्योंकि ये बच्चों स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है बच्चों। ओके सर, तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बच्चों डी सही हो जाएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों आज इस क्लास में अपन लोगों ने राजस्थान लैब असिस्टेंट के कोरेस्पॉन्डिंग 2022 वाले पेपर को जो सेकंड शिफ्ट में हुआ था उसको अच्छे से समझा, पार्ट 1 को डिस्कशन किया, बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे और 15 से 16 क्वेश्चन अपन लोगों ने इस क्लास में अच्छे से डिस्कशन कर लिए। अब आगे जो क्वेश्चन बच गए उसका डिस्कशन अपन लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए आप इस वीडियो को आराम से देखें और अपने लैब असिस्टेंट के पेपर के लेवल को समझते हुए इस सॉल्यूशन का भी आनंद लीजिए। तब तक के लिए बच्चों थैंक यू सो मच।